बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करना चाहूँगी गलतियों की। इंसान गलतियों का पुतला है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब भी इंसान से कोई गलती या मिस्टेक होती है तो बड़े अक्सर हौसला अफजाई करने के लिए मोहब्बत प्यार में कहते हैं बेटा हो जाता है, गलतियाँ तो हो जाती है, डज़न्ट मैटर, अगली बार ना करना। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी डिसीजंस होती हैं हमारी ज़िंदगियों के, कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो हमें ले के बैठ जाते हैं। अब जैसे कि बिज़नेस की कोई डिसीजन ली, कोई नया काम शुरू किया, किसी एक जगह से जॉब छोड़ के किसी नई जगह पे नौकरी करने का फ़ैसला किया। शादी एक ऐसी डिसीजन है जो आपकी लाइफ टाइम की डिसीजन होती है और फ़ैसले हम कर लेते हैं। फिर कभी कभी ऐसा एहसास होता है या वो फ़ैसला जो है इंसान के लिए बहुत नेगेटिव होता है, बिज़नेस नहीं चल पाता, नौकरी किसी नई जगह पे स्टार्ट की, वो नौकरी नहीं आपके लिए वर्कआउट करती, या शादी के केस में वो मैरिज नहीं वर्कआउट करती। तो होता ये है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग इसी चीज़ में उनका दिमाग घूमता रहता है कि यार मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरा फ़ैसला था, बड़ा बुरा फ़ैसला था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और उसी घुमेरी में हम घूमते रहते हैं। जिस तरह लट्टू नहीं घूमता, जब आप उसको फेंकते हैं तो वो ऐसे ऐसे स्पिन करता है। बच्चों का आजकल बेब्लेड होता है, वो भी ऐसे करके फेंकते घूमता जाता है। इसी तरह इंसान का दिमाग घूमता जाता है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब बंदा कहता है कि यार टू हेल विद इट, आई कांट, मेरे से हो ही नहीं रहा या मैंने करना ही नहीं है। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में मिस्टेक्स बनाते हैं तो तभी हम उनसे सीखते हैं। हर गलती जो है हमें किसी बड़ी गलती से बचा लेती है और वो मिस्टेक अगर हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस हो, अगर हम उससे सीख लें तो फिर ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है और उसके साथ साथ वो गलती भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत छोटी एज पे 16-17 साल की थी। तो जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे उसकी किसी लड़के से लाइकिंग हो गई। खैर दोनों लड़का लड़की ने इंसिस्ट करने के मेरी दोस्त आई थिंक उस वक्त 17 की थी, मंगनी हो गई, 18 साल पे शादी हो गई, रुखसती हो गई, डन हो गया। फैमिली बहुत लड़ी, बहुत झगड़ी कि भाई तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, अभी राइट टाइम नहीं है, बेशक आप लोगों ने शादी करनी है हम आपकी कर देंगे लेकिन अभी नहीं। खैर उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया। कितना टफ टाइम था कि वो 1.5-2 साल, मंगनी तो चलो कर दी पेरेंट्स ने 6 महीने मिन्नते तरले करके, अच्छा फिर उन्होंने शादी पे इंसिस्ट किया, वो शादी भी हो गई। खैर वो डिसीजन उन्होंने लिया, जो भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे उसकी लड़की के मतलब उनका एक बेटा भी माशाल्लाह से है, अब तो खैर जवान हो गया वो, बट उन दोनों ने उनकी शादी वर्कआउट नहीं की और वो बात डिवोर्स पे चली गई। वही वाली बात के लड़का बाहर जाके पढ़ना भी चाहता था, फिर वो 4 साल के लिए बाहर यूनिवर्सिटी के लिए चला गया। पीछे से शी वाज एक्सपेक्टिंग, बेबी हुआ, बेबी के पैदा होने के 2 महीने बाद आया। ऑब्वियसली वो खुद भी इतना यंग था और अभी रेडी नहीं थे ना वो इस डिसीजन के लिए, और इसने भी जाना था बाहर पढ़ने के लिए, इसका दाखिला नहीं हुआ तो 4 साल फिर ये यहाँ पे स्टक रही। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई 5-6 साल के बाद बच्चा, आई थिंक इनका 5 साल का था, तो इनकी डिवोर्स हो गई। और अभी भी वो उस चीज़ से मेंटली निकल ही नहीं पाई। बेटा जवान हो गया, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी चला गया, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि जब उसकी शादी हुई कि बाय द टाइम शी वाज 38 उसका बेटा तो यूनिवर्सिटी के लिए बाहर चला गया। अब बेटा भी बाहर चला गया और हमने 20 दफ़ा ऐसे कहा है कि यार शादी कर लो। कहती है यार एक दफ़ा कर लिया ना, अब नहीं मैंने करनी शादी। सो फॉर द पास्ट मतलब अगर 5 साल वो 6 साल शादी चली और उसके बाद फिर बाकी का आप टाइम देख लें तो वो मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के लास्ट 12 ईयर्स जो हैं बेसिकली बाय हर सेल्फ गुजारे हैं। मतलब बच्चे को अपने बड़ा करते हैं। अब बेटा चला गया, अब डिप्रेशन में चली गई है। सो व्यूअर्स, ये एक एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रही, देखिए तलाक एक बहुत नापसंदीदा चीज़ है और किसी को भी कोई भी डिवोर्स से नहीं गुजरना चाहता। आई बिन थ्रू इट माई सेल्फ, इट्स नॉट अ नाइस एक्सपीरियंस। इंसान के लिए इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से ये इंसान को तोड़ देती है चीज़। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कल के बारे में सोचना ही छोड़ दें। अगर मैं फैसल से शादी का डिसीजन 11 साल पहले ना लेती, आज ना हसन होता, ना नूर होती, ना घर में वो रौनकें होती। देखिए हमज़ा ने इंशाल्लाह दिस ईयर, अल्लाह खैर करे, उसकी भी यूनिवर्सिटी शुरू हो जानी है, उसने अपना बैचलर शुरू कर देना है। सो द पॉइंट इज़, यंग एज पे बच्चा पैदा करने का मज़ा भी बहुत है, लेकिन फिर जब आप उस स्टेज पे आते हैं जब आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती है तो आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। सो गैप एक तरह से मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बड़ा सूट किया। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैंने, जब फैसल ने शादी का कहा, अगर मैं ना कर देती, और मुझे उस वक्त बहुत खौफ था, मेरे ख़ानदान ने मुझे कन्विंस किया कि जुगन सारी ज़िंदगी अकेली रहोगी। मैंने कहा अकेली तो नहीं हूँ, हमज़ा तो है। फिर मेरे घर वालों ने ये बात समझाई कि देखो उसने बड़े हो जाना है और उसकी अपनी एक लाइफ होनी है,
तुम अगर घर पे बैठी रही इस इंतज़ार में कि अब ये बड़ा होगा, फिर ये करेगा, फिर इसकी शादी होगी, फिर ये मेरे साथ रहेगा, तो बात ये कि अगर वो अपनी ज़िंदगी के अपने लिए डिसीजंस लेना चाह रहा हो और वो फंस जाए इस वजह से क्योंकि माँ बैठी हुई है। देखें, माँ बाप को उफ तक नहीं करनी, माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन आपने अपने पाँव के तले जो जन्नत है उसको बच्चों के लिए एक जहन्नुम तो नहीं बनाना ना, प्रेशर डाल डाल के। तो एक अगर डिसीजन शायद मैंने नहीं सही लिया या राइट टाइम पे नहीं लिया, अगर वो नहीं वर्कआउट किया तो आगे ज़िंदगी में बढ़ती रही। इसी तरह बिजनेसेस का भी अगर बात करूं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 बिजनेसेस एक ही टाइम पे शुरू कर दिए, वो एक बेवकूफ़ी थी, रॉन्ग टाइम पे सारी चीज़ें एक साथ शुरू कर दी। कोविड आ गया, सैलून भी बंद हो गया, मेरी रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, मेरी वो जो फिटनेस सेंटर था वो भी बिल्कुल उसका भट्टा बैठ गया, सारी चीज़ें बंद हो गई। अब उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि अब ना कुछ करना, अब कोई पंगा ना लेना। मैंने फिर भी अपनी स्किन केयर हेयर केयर की ब्रांड शुरू की और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है और बहुत अच्छे से चल रहा है। बट जो गलतियां मैंने पहले की, क्योंकि मैंने उनसे सीखा, तो जब मैंने नया काम शुरू किया तो वो सारी मिस्टेक्स कोशिश की कि रिपीट ना करूं। देखिए, गलती बुरी चीज़ नहीं है, मिस्टेक आदत तब बन जाती है जब बार बार आप रिपीट करते हैं। अब बार बार आप ज़िंदगी में बैड चॉइसेस करें, बार बार आप गलत करियर चॉइसेस करें, बार बार आप, तो वो फिर आपके अपने ऊपर है। देखिए, इंसान कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, एफर्ट्स कर सकता है, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपने होप नहीं गिव अप करनी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना और आपने पॉजिटिव रहना है, बिकॉज अल्टीमेटली मिस्टेक सब बनाते हैं। जैसे कि हम अभी शो शुरू करने से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि देखिए, जैसे हम ईसीजी के ऊपर देखते हैं, जब हार्ट को चेक करते हैं तो उसकी ऐसे ऐसे करके लाइनें आ रही होती है ऊपर नीचे की। ज़िंदगी ऐसी ही है, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, डिप्स भी आते हैं। अगर ज़िंदगी फ्लैट लाइन कर जाए, जब हम चेक करते हैं इसीलिए, अगर वो फ्लैट आ रही हो लाइन, तो इसका मतलब है अगला बंदे की डेथ हो चुकी है, द पर्सन हैज डाइड, कहानी ख़त्म हो चुकी है। जब तक कहानी चल रही है, जब तक ये ईसीजी की लाइन ऊपर नीचे जा रही है, तब तक हम जिंदा हैं, यानी कि उम्मीद है, कुछ भी हो सकता है। बुरे डिसीजन ज़िंदगी में इंसान ले लेता है। तो मेरी सारी बहनें और सारे भाई इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी माएँ देख रही हैं, अंकल देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा डिसीजन लिया जो नहीं वर्कआउट किया, मैंने फॉर एग्जांपल पीटीवी को छोड़ा था कुछ मतलब फॉर अबाउट 2.5-3 ईयर्स कि मुझे एक और बेहतर जगह पे अपॉर्चुनिटी, बेहतर इन द सेंस कि फाइनेंशियली बेहतर और दूसरी चीज़ों की मिली, मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर गई, यहाँ से बड़े बाइज़्ज़त अंदाज में छोड़ा गई। मैंने किया प्राइवेट सेक्टर में काम और मैं एंजॉय भी करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में काम, ऐसी बात नहीं कि आई डोंट एंजॉय इट, बट जो पीटीवी का माहौल था, जो पीटीवी की एनवायरनमेंट थी, जो सुकून मुझे यहाँ पे मिलता है वो मुझे नहीं कहीं और मिला। 2-2.5 साल 3 साल मैंने बाहर काम किया, करती रही और ये सोचती रही कि यार पीटीवी जब कभी अगर वापसी हुई तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेहनत करती रही, एफर्ट्स करती रही। फिर जब मुझे रीअप्रोच किया गया मॉर्निंग शो के लिए तो मैंने फ़ौरन यस कह दी। देखिए व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है, और जब मुझे कहा भी गया कि अच्छा तुमने छोड़ा था तो अब फिर तो नहीं छोड़ोगी, मैंने कहा जी एक दफ़ा गलती हो गई, फिर नहीं होगी। सिंपल बात है, बंदे को एडमिट करना चाहिए कि मुझे लगा कि शायद प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं प्लेस भी करती हूँ, बाकी प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ मैं बहुत, बट ये जो डेली का काम है ना व्यूअर्स, आप वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको घर महसूस हो, अपनाइयत महसूस हो, जहाँ पे आप सीधी बात है अपना पेट नंगा कर सकते हैं, क्योंकि डेली जब एक जगह काम करते हैं तो पेट तो नंगा हो ही जाता है, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मसला। सो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, इस घर वापस आने में भी मिस्टेक की, चीज़ें हुई, 100 और मामलात हुए। सो डोंट गिव अप होप, स्टे पॉजिटिव, और गलतियाँ इंसान करता है, उनसे सीखें, आगे बढ़े, और चलो अगर एक मिस्टेक एक से दूसरी दफ़ा होती है तो तीसरी दफ़ा कामयाब हो जाएंगे। वो जो हम नाकाम होते हैं ना, वो जो हमें सिखाता है, वो कामयाबी हमें कभी भी नहीं सिखाती। सो रिमेंबर, ज़िंदगी में फ्लैट लाइन नहीं करना। जिस तरह हमने दिल की धड़कनें ऊपर नीचे जाती हैं, ईसीजी की जिस तरह वो आप देख रहे होते हैं ऊपर नीचे जा रहा होता है, अक्सर जब आप देखते हैं ड्रामों में भी वो मॉनिटर के ऊपर फोकस किया जाता है और वो हार्ट भी ढक 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 और एकदम से सीधी हो गई। हमने अपनी लाइफ को फ्लैट लाइन नहीं करना। एनीवे, बहुत लंबा लेक्चर दे दिया, अब किचन की तरफ भी रुझान करते हैं। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, जब रेगुलर नहीं मिलती ना हर रोज़, तो मैं मिस करती हूँ यार। सेम हेयर। अच्छा, बड़ी देर बाद मिले हम, लेकिन अच्छा लग रहा है आपसे अच्छा मिलकर, हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताओ मो कि ये जो हम बात करें मिस्टेक्स की, आई एम श्योर कि आपने भी लाइफ में कोई मिस्टेक्स की होंगी बिल्कुल, और सोचा होगा कि यार अब मैंने जिंदगी में ये चीज़ नहीं करनी। एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट। आप जो बात करी थी, बिल्कुल ज़िंदगी यही है, उतार चढ़ाव का नाम है। और अब मेरी भी मैरिज नहीं वर्कआउट की एट अ यंग एज, मेरी दोस्त की भी नहीं वर्कआउट की, उसने नहीं की शादी,
और अब हम क्योंकि हमें पता है कि वो अकेली है, क्योंकि बेटा चला गया, उससे शादी नहीं की, पेरेंट्स की भी अब मतलब ऐसी एज है कि वो अब वो उनकी केयर गिवर है, उसका अपना कोई कंपेनियन नहीं है। और मैं अक्सर उसको, हम लोग जाते हैं ड्रॉप इन करते हैं, कोई ना कोई बहाने से ना हम उसको जाके मिलते हैं, और वो अक्सर हमें कहती भी है कि मुझे पता है तुम लोग इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है मैं शायद डिप्रेस्ड हूं, आई एम ओके, लेकिन हमें पता है शी इज नॉट ओके। इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत कह रही है, इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी एक डिब्बे में बंद कर ली है। और मैं उसको अक्सर ये कहती हूँ कि जान मैंने भी तो की, तो कहती तुम्हें अच्छा आदमी मिल गया ना जिंदगी में। मैंने कहा तुमने तो आंखें और कान खोले ही नहीं, तुम ऐसे करके बैठ गए कि बस मैंने अपने बच्चे को पालना है, बच्चे को पालना है, बच्चे को पालना है। अब वो बच्चा वहां पे प्रेशर में होता है कॉन्स्टेंटली। जी जी, हमें मैसेजेस कर रहा था मामा ओके, और वो क्योंकि पैदा हुआ था जब हम खुद 18 साल के थे, तो वो तो हमारा बड़ी है। बिल्कुल। तो आप बड़ा समझ रहे हो, बिल्कुल मैं कर लेती सही टाइम पे, नहीं सही टाइम क्या अभी भी कर सकती है, 38 39 क्या एज है यार, यू कैन गेट मैरिड अगेन इफ यू वांट टू, और रिश्ते भी अच्छे। बट वही वाली बात है ना, इसी तरह किसी ने एक दफा ट्राई किया अपना बिजनेस, वो नहीं चला। बड़े लोगों का कोविड में भट्टा जब बैठा ना बिजनेसेस का, उसके बाद अब कुछ साल गुजर गए हैं, किसी ने फिर बहुत से लोगों ने हिम्मत नहीं की, फिर उन्होंने कहा नहीं यार, डर बैठ गया। और वो, लेकिन असल चीज ये कि गलती करना वो गलती नहीं है, वो गलती तो नहीं थी ना, वो तो जिंदगी के कुछ हालात, गलती से आपने क्या सीखा, दैट मेक्स यू स्ट्रांग, दैट मेक्स यू परफेक्ट। जो आप आज हैं वो हम गलतियों के बगैर नहीं हो सकते थे। अगर हम देखें हम जब बिल्कुल टीनेज में होते हैं या 18-19 साल में, तो ऑब्वियसली महीने की बात बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो उस टाइम पे हम ना इतने मैच्योर, ना इतने समझदार, हमें समझ ये सारा जो एक हम थोड़ा सा जिंदगी को समझ सके हैं उन गलतियों की वजह से। वट एवर वी हैव बीन थ्रू, आप हैं, मैं हूँ, हम अपनी अपनी जिंदगी में हर कोई रूटीन लाइफ में कुछ बड़ी कुछ छोटी गलतियां करते हैं। बिल्कुल, एंड आवर मिस्टेक्स। Exactly. और बात यह है कि जब हम अपनी गलतियों को लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे एक वेपन बना लेते हैं ना, तो फिर हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा ही है। देखिए कौन सी लड़की या मर्द इस मुल्क में, पाकिस्तान में, बल्कि इस दुनिया में है जिसने किसी दुख, किसी मसले को नहीं देखा? पॉसिबल ही नहीं। हर इंसान ने किसी प्रॉब्लम, किसी ट्रॉमा को देखा है। कुछ लोग उसमें से ग्रो करके और कामयाब निकलते हैं, और कुछ लोग जो है वो गिव अप करते 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 अपने आप को जीरो पे ले आते हैं। अब आपके अपने हाथ में। बिल्कुल, आपने पॉजिटिविटी लेनी है उसमें से, या फिर कुछ ये भी आता है इम्पैक्ट कि कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और जान अगर हिम्मत नहीं है अकेले हैंडल करने की, तो तब फायदा होता है आपके पार्टनर्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके कंपेनियंस का। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को कहें कि यार मैं कोशिश कर रही हूँ ये चीज़ फिर करने की, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही यार, तुम लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। भाई कह के तो देखो कितने लोग खड़े हो जाएंगे आपके सपोर्ट में। जहाँ बात करें, शेयर करें उस चीज़ को, एंड देन देयर इज ऑलवेज हेल्प। आपने सिर्फ देखना है, और उसके लिए कहते हैं ना एक हाथ बढ़ाने की सिर्फ दूरी है। बिल्कुल। और यही चीज़ है ना कि एहसास इंसान में और तभी आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। लेकिन उस तन्हाई में भी आप आवाज़ लगा के तो देखें अपने 4-5 क्लोज लोगों को, उधर दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा, और सपोर्ट की सपोर्ट हो जाएगी। सही। आज किचन में क्या बना रहे हैं, दूध और पानी की बात हो रही है, तो मैं अब जरा जाके रिलैक्स करूं। मैंने बड़ी लंबी लंबी बातें कर ली हैं, भाई अब आपकी बारी है। हाँ जी, ब्लैक पेपर चिकन हांडी बना रहे हैं आज, और हांडी है बट थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले ब्रीफ कर देती हूँ, एंड देन फिर मैं आपको मेथड बता दूंगी। इसके लिए हम लोगों को दही लेंगे 250 ग्राम, और काली मिर्च ले रहे हैं आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, और नमक लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है आधा टीस्पून, और नींबू का रस लेंगे 1 खाने का चम्मच। चिकन मिक्स बोटी ले लें जिस तरह से भी आपको पसंद है, मैंने 750 ग्राम्स लिया है। तेल 2 खाने का चम्मच है। प्याज 2 अदद, लहसुन 6 से 5 जवे हैं, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 अदद हैं, काजू लिए हैं मैंने 15 से 16 अदद, इनको पीस लिया है। पानी आधा कप लेंगे, तेल 3 से 4 खाने के चम्मच, दालचीनी 2 अदद हैं, लौंग 5 से 6 अदद हैं, कसूरी मेथी लेंगे 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, और हरा धनिया है 1 खाने का चम्मच। इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। जो दही है ये मैंने इसके अंदर मैंने मैरिनेशन कर ली है, चिकन को मैंने इसमें मैरिनेट करके रख दिया है। जो स्पाइसेस हैं वो हमने इसमें ऐड करके इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहता है। एंड देन प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, इनको हमने एक पैन में डाल के इनको हमने बिल्कुल लाइट सा सौते कर लेना है, एंड देन फिर हम इनको ब्लेंड कर लेंगे, ये एक पेस्ट बन जाएगा। और जो दही का हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसको हमने ऑयल डाल के उसके अंदर हमने उसको ऑलमोस्ट
हाफ डन कर लेना है। एंड देन फिर हम इसके अंदर जो हमारा पेस्ट रेडी किया हुआ था वो ऐड कर देंगे, काजू भी इसमें हमने ब्लेंड करके डाल देने हैं और वो ऐड कर देंगे। एंड देन जब जैसे ही वो घी सेपरेट हो जाएगा और चिकन जो है वो हमारा टेंडर हो जाएगा, देन हम इसमें काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे। एंड देन हमारा ब्लैक पेपर हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। और ब्लैक पेपर हांडी जो है नॉर्मली वैसे अगर रोगनी नान के साथ खाओ ना तो बड़े मज़े की लगती है। वो तिलों वाला नान, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाओ तो बड़ा ही मज़े का लगता है। बट ऑल्सो ब्लैक पेपर हांडी की एक अच्छी चीज़ ये क्योंकि ये इतना हैवी ऑन स्पाइस नहीं होता, तो इसको आप प्लेन वाइट राइस के साथ ये बच्चे बड़े सारे इंजॉय कर लेते हैं। वो एक्चुअली जब हम धड़ा मिर्च डालते हैं या लाल मिर्चें डाल दे या वो हरी मिर्चें डाल देते, स्पेशली आजकल जो पतली बहुत तेज मिर्चें आई हुई हैं, सो बाय द वे मिर्चें भी सोच समझ के खरीदा करें वरना काफी बुरा हाल भी हो सकता है। वो 2 मिर्चें भी जो आप ऊपर डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए वो ही पेट उड़ा देती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो दैट्स इट, सो दैट्स आर डिलिशियस। एंड बाय द वे इसको आई थिंक वाइट कढ़ाई भी कहते हैं ना जी, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट उसमें लाइक वो फिर क्रीमी और वो ये वाला हो जाता है, मगर इसमें हम जस्ट ब्लैक पेपर डोमिनेटिंग रख रहे हैं और रेड चिली वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, तो ये इस तरह से। हाँ, बट यू सी अगेन बच्चों को देसी खाने की आदत, अब आजकल तो मुझे इतना अफसोस होता है व्यूअर्स ये देख के कि हम छोटे होते थे तो एक नॉर्मल सी बात होती थी कि सब खाना खा रहे हैं तो अगर चावल बने हुए हैं, कढ़ाई बनी हुई है, बिरयानी जो भी बना हुआ है तो हमें साथ खिला दिया जाता था बच्चों को, और अगर जरा मिर्ची होती थी तो दही साथ डाल दी जाती थी मैक्सिमम। अब तो बाकायदा माँ बाप का खाना अलहदा होता है, बच्चे जो हैं वो नगेट्स, फ्राइज, बर्गर्स, पिज्ज़ाज इन चीज़ों से निकलते नहीं है। वो कहते हैं भी चपाती के ऊपर हमें चीज़ और वो चीज़ें डाल के पराठा वो बना दें, पिज़्ज़ा बना दें चपाती के ऊपर या रोल बना दें, लेकिन हम रोटी और खाना नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा व्यूअर्स बच्चों को देसी खाने की तरफ रखें। ऑनेस्टली जब बंदा यहाँ से जाता है ना, चाहे हफ्ते 10 दिन के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जाए, इतना अपना देसी खाना याद आता है, तो कभी इन्हीं बच्चों को खुद अपने लिए हांडियाँ बनानी पड़ी तो बेचारे क्या करेंगे। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज गपशप का सिलसिला भी होगा एंड ऑफ कोर्स स्टेम सेल थेरेपी, एक्सोसोम्स, इन चीज़ों के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद अनवर ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे प्यारे शहजाद भाई, जिनको मैं बड़ी दुआएं देती हूँ। उसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगी और बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है उसके पीछे। इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन हैं आप, इसके अलावा मेडिकल एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं, पेन मैनेजमेंट, रिजेनरेटिव मेडिसिन एंड मेडिकल एक्यूपंक्चर में 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब मैं खुद बता दूँ कि मैं क्यों आपको दुआएं देती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे शो पे लास्ट टाइम आए थे, विच वॉज अ वाइल अगो, हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना बड़ी तंग हूँ, मेरे ना यहाँ पे ना छाइयाँ पड़ी हुई हैं और बहुत डार्क छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो कंसीलर से भी नहीं छुपती क्योंकि जब नूर के साथ, खैर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा जो अगर प्रेगनेंसी में पड़ी है तो फिर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्सोसोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब आपका स्किन से क्या ताल्लुक है? तो तब इन्होंने मुझे समझाया कि रिजेनरेटिव मेडिसिन आखिर है क्या चीज़, स्टेम सेल क्या होते हैं, एक्सोसोम्स क्या होते हैं, और इनका हमारे जिस्म के हर एरिया से ताल्लुक है, आपके बालों के रूट से भी, आपकी फिंगर टिप्स, आपके नेल की ग्रोथ, आपकी बोन्स, एक एक बॉडी के। राइट और रॉन्ग डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब रिजेनरेटिव मेडिसिन एक तो, क्योंकि हमेशा मैं आपसे दर्द की बात करती हूँ, दर्द 2 किस्म के होते हैं, एक जो आपको पेन होती है, जो अजियत होती है, और एक जो आपको इमोशनल या मेंटल पेन होती है जब कोई चीज़ कंसिस्टेंटली आपको तंग कर रही है। तो मैं हमेशा दर्द का सोचती थी, और आपने लास्ट टाइम जब ये बात क्लियर की तो आई रियलाइज्ड कि इतनी महंगी महंगी लोग थेरेपीज कराते हैं और रिजल्ट उनके टेम्पररी होते हैं। आप जो बात करते हैं वो लॉन्ग टर्म चीज़ है और आपको हील करती रहती है। तो रिजेनरेटिव मेडिसिन है क्या डॉक्टर साहब? थैंक यू सो वेरी मच, और दुआओं का भी शुक्रिया। देखिए जो बात मानने वाली होती है डॉक्टर साहब माननी चाहिए। कोई भी डॉक्टर जब हमारे शो पे आते हैं, जब मेरी, और मज़े की बात ये भी बता दूं व्यूअर्स के डॉक्टर साहब को मैं पहले से नहीं जानती थी, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनको मॉर्निंग शो पे ही मिली थी। लेकिन जब इन्होंने बात की, और देखिए हम हमेशा वेल रिसर्च लोग शो पे बैठाते हैं, आपसे क्या बात होती है हमेशा डॉक्टर साहब के मुस्तनद डॉक्टर, ऐसे बंदे से रुजू करना चाहिए जिसको अपना काम आता है। दुकानें तो हर किसी ने खोली हुई, तो
आपसे मुलाकात की, आपके पास गई, फिर और लोगों ने पूछा, आपका नाम बताया, आपकी रिकमेंडेशन दी, क्योंकि वही वाली बात होती है डॉक्टर साहब, जब तक बंदा खुद नहीं जाके देखता, शो पे तो हर चैनल पे लोगों ने हर किसी को बिठाया हुआ है, जब तक खुद नहीं एक्सपीरियंस करते तब तक आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तो मुझे रिजेनरेटिव मेडिसिन एक्सप्लेन देखिए, रीजनरेटिव मेडिसिन जो है इस टाइम जो हमारा मेन मेडिकल साइंस है, जिसको हम एलोपैथिक या वेस्टर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, उसकी लेटेस्ट स्पेशलिटी है। और पिछले कोई 25 से 30 साल में इसकी एवोल्यूशन, और ख़ासकर पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है पूरी दुनिया में। रीजनरेटिव मेडिसिन हम उस मेडिकल साइंस को कहते हैं जिसमें हम बॉडी के अपने रिसोर्सेस, जिसमें आपका पीआरपी है, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनको हम बॉडी से ही हार्वेस्ट करते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं इन अ वे कि उनकी नेचर या जो उनकी कुदरती हैयत है वो तब्दील ना हो, और वो जिस्म के अंदर जाके आपको जो है ठीक करे, आपके करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बातें बताई हैं, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ रीजनरेटिव। तो डॉक्टर साहब फिर एक एक करके पहले उन पे बात करते हैं। जी, मैं अगर थोड़ा सा एजिंग को एक्सप्लेन कर दूं ताकि जो ऑडियंस है उसको बैकग्राउंड समझ में आए कि हम रीजनरेटिव क्यों करेंगे। तो ये बात अब आप गौर से सुनिएगा। देखिए व्यूअर्स, एंटी एजिंग की जब बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में आता है झुर्रियाँ। एजिंग झुर्रियों से बहुत बढ़ के चीज़ है, वो तो आपको सिर्फ विजिबल साइंस ऑफ एजिंग नज़र आते हैं। जो इनविजिबल साइंस है एजिंग के, आपकी बॉडी में कोलेजन कम हो रहा है, आपकी बोन्स जो हैं वो भुरभुरी होती जा रही हैं, चीज़ें कमज़ोर, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल ऐसे जी डॉक्टर। तो बेसिकली एजिंग क्या होता है, ख़ासकर जब इंसान 40 साल या 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो बॉडी के अंदर जो वेयर टेयर का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, और जो रीजनरेटिव या जो रिपेयर का मैकेनिज़्म है वो कम हो जाता है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में हम क्या करते हैं, हम बॉडी के वो सेल जिनका फंक्शन, ख़ासकर माइटोकॉन्ड्रिया, जिनकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो उसको हम ना सिर्फ ये कि स्लो डाउन करते हैं बल्कि हम उसको रिवर्स करने में भी कामयाब होते हैं। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, जो इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रीजनरेटिव मेडिसिन की, उसको हम पीआरपी कहते हैं। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि हम बॉडी से किसी भी पेरिफेरल वेन से, अच्छा नहीं, वो डॉक्टर साहब हमने एक दफ़ा ऑन एयर भी दिखा दिया था कि वो बेसिकली मशीन में डालते हैं, पहले कुछ मिनट के लिए वो स्लो चलता है, फिर वो तेज़ चलता है, और उसमें फिर 3 लेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपने भी मुझे एक्सप्लेन किया था जब हम वही उसी टाइप की चीज़ें कर रहे थे कि नीचे जो है आपके वो आ जाता है आरबीसीज आ जाते हैं, उसके बीच में बफी कोट है जिसमें प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर है, और उसके ऊपर एक तय आ जाती है, प्लाज्मा है। ठीक है, चाहिए आपको बीच वाला? नहीं, हमें आरबीसीज के अलावा दोनों लेयर्स चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब हम बफी कोट लेंगे उसमें प्लेटलेट्स के साथ साथ वाइट सेल या जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस वाले हम पीआरपी को अगर जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे वो फ़ायदे की बजाय जॉइंट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो हमारे बहुत सारे लोग जो पीआरपी कर रहे हैं उनको इस बुनियादी फ़र्क का नहीं पता कि भाई पीआरपी डिफरेंट जगहों की डिफरेंट तरीके से होती है, जैसे कि जो बालों में और मुंह पे लगनी है वो पीआरपी फ़र्क है, वो फ़र्क है। उसमें हम ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी जिसमें आरबीसीज नहीं है लेकिन आपके प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर करना है। तो जबकि नी के अंदर जो है वो जो कार्टिलेज डैमेज है, जब हमने उसको रीजनरेट करना है, तो उसके लिए हमें बेसिकली जो पैथोलॉजी है कि वो एक चीज़ जिसको हम प्रोटीएज इनहिबिटर कहते हैं उनकी तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट की लेयर है, कार्टिलेज है, वो खुश्क होता है, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, और उन सेल्स के फंक्शंस को झिल्ली जो प्रोड्यूस करते हैं या जो आपकी अंदर जो जेल है या लिक्विड है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उनके फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम जो पीआरपी का हिस्सा लेते हैं उसमें बफी कोट से हम थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो सबसे पोटेंट प्रोटीएज इनहिबिटर है अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन वो होता है। तो वो बेसिकली हमें किसी भी जो आर्थरिटिक जॉइंट है, जो जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, झिल्ली कम होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हम वो पीआरपी डालेंगे जिसमें ल्यूकोसाइट्स कम होंगे, वाइट सेल्स,
प्लेटलेट्स भी रिलेटिवली कम होंगे, लेकिन अल्फ़ा 2 या A2M जिसको हम कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, तो तब वो जॉइंट रीजनरेट करेगा। जबकि हमने अगर स्किन के लिए करना है, झुर्रियों के लिए, छाइयों के लिए, कोई लिगामेंट मसल की इंजरी है, तो उधर हम वो वाला PRP यूज़ करेंगे जिसमें ल्यूकोसाइट या वाइट सेल ज़्यादा होंगे, प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे। तो डॉक्टर साहब एक तो हो गए ये PRP, बट जो डॉक्टर साहब ने बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है याद रखने को। व्यूअर्स देखें, जस्ट बिकॉज आपको विजुअली कोई जगह नज़र आ रही है कि भाई फ़लाँ जगह पे किसी ने कह रहे हैं कि जी हम PRP करते हैं, एक तो पार्लरों में और सैलॉन्स के अंदर या किसी दुकान में जाके PRP नहीं किया जाता, ना बोटॉक्स किया जाता है, ना ही फिलर्स किए जाते हैं। ये प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए इन्वेसिव उस तरह से नहीं है, बट इतने इन्वेसिव ज़रूर हैं कि यू नीड प्रॉपर मेडिकल वो चीज़। दूसरी बात देखें, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है ये बहुत मैटर करती है। तो बेतुका जाके किसी जगह पे आपने कहा कि जी मैंने फ़लाँ पार्लर से PRP करवा लिया था, पूरा मुंह नीला पीला। मेरे एक दोस्त ने PRP करवाया अपने पूरे फेस पे और नेक पे, कि मैंने वो कोई वैम्पायर फेशियल होता है उसमें PRP। बिल्कुल। डॉक्टर साहब 2 हफ्ते तक वो लड़की अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि उसका मुंह, पूरे मुंह पे ब्रूजिंग हुई भी थी, गोले बन गए थे उसके मुंह के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? वही जब वो कहती है मुझे उन्होंने कहा है, मैं एक तो उसने पार्लर से कराई, मैंने कहा पार्लर में एक लैब में काम होने वाला काम कैसे हो सकता है। खैर कहती है उन्होंने कहा कि 1 in पता नहीं कितने लोग होते हैं उनका चांस होता है, उनको रिएक्शन हो जाती है। नहीं करता, अपनी चीज़ से कैसे रिएक्शन हो सकती है? रिएक्शन नहीं होता। अगेन जब उन्होंने PRP लिया होगा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे RBCs ले लिए। RBCs जो हैं जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रूजिंग करेंगे और वो फिर हफ्ते लेती है ठीक होने में। वो पेनफुल है, सोरनेस आती है और स्वेलिंग सारा कुछ होता है। वही जो आपने बात की कि जी PRP हम डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े उसके ब्रूजेस पड़े हुए थे, जिधर जिधर सुई मारी थी वहाँ पे इतनी उसके मुंह के ऊपर लाल वो वेन्स की तरह के ब्रूजेस पूरी गर्दन पे। 2 हफ्ते बाद उसका मुंह ठीक हुआ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अगर ये 3 महीने के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, 3 से 6 महीने के लिए, तो उसमें से तुमने आधा टाइम तो अपना घर में गुजार दिया मुंह छुपाते हुए। नहीं, ये मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा आपको कि जब हम PRP करेंगे और प्रॉपर जगह पे प्रॉपर PRP करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट 3 से 6 महीने नहीं, एटलीस्ट ईयर्स के लिए होता है। अगर सही करें तो वो सालों के लिए चलता है, सालों के लिए होता है, क्योंकि वो आपको रीजेनरेट कर रहा है। क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जब हम किसी जगह पे ग्रोथ फैक्टर्स हैं या प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, उनको हम जब इंजेक्ट करते हैं तो एक तो ये कि वो वहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो जो सेलुलर फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंडली एक प्रोसेस जिसको हम कीमोटैक्सिस और साइटोटैक्सिस कहते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर इनहेरेंट स्टेम सेल्स हैं, खासकर मीजनकाइमल स्टेम सेल्स, वो वहाँ पे आते हैं। एक्चुअली बॉडी की रीजनरेशन रिपेयर का असल जो वर्क हॉर्स हैं वो मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। वो मीजनकाइमल स्टेम सेल जो हैं फिर आपकी बॉडी तो को PRP और स्टेम सेल्स डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट अच्छा है। तो फिर अब स्टेम सेल समझा देना। PRP तो चले लोग पढ़ के भी समझ लेते हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट स्टेम सेल एंड एक्सोसोम्स, क्योंकि कहते हैं कि बहनें हैं ये दोनों। इन अ सेंस कह सकते हैं कि एक्सोसोम जो है वो एक प्रोडक्ट हैं जो एक सेल्स बड़ी बहन है, एक मंजली बहन है और एक छोटी बहन है। ठीक है। PRP को हम छोटी बहन बना रहे हैं। ठीक है। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल हैं जिसमें अल्लाह ने 2 क्वालिटीज़ रखी हैं। एक कि वो हज़ार दफ़ा सेल डिवीजन में जा सकते हैं, ओके, कि जो वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तरह की डिवीजन को हम कहते हैं टिपिकल डिवीजन, जिसमें एक स्टेम सेल जो है अपनी तरह के 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसको ये टिपिकल डिवीजन। एक है एटिपिकल डिवीजन, ठीक है। उसमें क्या है कि जी जो स्टेम सेल है जब वो डिवाइड करता है तो एक तो डॉटर सेल जो स्टेम सेल है वो प्रोड्यूस करता है। सेकेंडली वो एक फ्री लिपिड प्रोड्यूस करता है जो किसी सेल के साथ मिलके स्पेशलाइज्ड सेल बनाता है। ठीक है। कि जैसे अगर हमने घुटने में इंजेक्ट किया तो वो एक तो उसने डॉटर सेल बनाया, तो एक वो साइनोवियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट जो बोन या उसके साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल्स हैं वो बनाएंगे। तो दूसरा इनका जो इफ़ेक्ट है ये इम्यून मॉड्यूलेशन करते हैं, इम्यून मॉड्यूलेशन कि बॉडी का जो आपका दफ़ाई निज़ाम है, आपने देखा होगा अक्सर ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, गेंठिया है, सोराइसिस है, ल्यूपस है, SLE है, मुख्तलिफ जो। भैया मैंने तो सुना है कि लोग स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू कैंसर को रिवर्स कर रहे हैं। ट्रू,
कि कैंसर के लिए इवेंचुअली इलाज यही होगा, क्योंकि कीमो तो आपको मार देती है अंदर बिल्कुल ऐसे से, ही ये आपके अंदर की चीज़ों को और मजबूत बनाती है, आपके जो लड़ने वाले सिपाही हैं अंदर उनको और स्ट्रांग बनाती है, ताकि वो लड़ सकें उनके साथ जो नहीं है ठीक। तो एक जगह पे आप सारी चीज़ें अच्छी बुरी दोनों किल कर रहे हैं कीमो के थ्रू, स्टेम सेल के थ्रू आप उन चीज़ों को जगा रहे हैं जो बुरी चीज़ें हैं उनके साथ लड़ लें। इसमें अगेन वो बड़ा एक जो फाइन लाइन है बिटवीन कि जी जो नॉर्मली हम एजिंग के लिए या डीजनरेशन के लिए स्टेम सेल यूज़ करते हैं, वो स्टेम सेल हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, व्हाट आई मीन इज कि हर जी, चीज़ अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक चलती है। तो उसके लिए जो करते हैं वो डेंड्रिटिक सेल्स हैं या कार टी सेल्स हैं जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं, और उनको जो उनकी एक्चुअली कैंसर होता क्या है कि जिस्म के सेल्स बेतहाशा बिला वजह डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं ना, कि उसमें वो ये नहीं कि जो उसने बोन बनानी है, स्किन बनानी है या मसल बनाने, तो दैट इज़ ट्यूमर। तो वो जो कार टी सेल्स हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, वो उनका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि थ्रू आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या और तरीके से लैब में आप ये सेल प्रिपेयर करते हैं, फिर वो आप इंजेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टेम सेल से हम किस किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद मैं एक्सोसोम की तरफ आऊंगी, क्योंकि अगर स्टेम सेल से ही सारा काम हो जाता है तो एक्सोसोम की क्या ज़रूरत पड़ी? तो पहले स्टेम सेल पे बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा आज तीनों टेयर्स को टच करते हैं, पीआरपी, स्टेम सेल्स एंड एक्सोसोम। बिल्कुल ठीक है। स्टेम सेल्स को अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जी दो तरह के स्टेम सेल्स हैं। एक स्टेम सेल तो वही हैं जिनको हम ऑटोलोगस कहते हैं, कि हम आपसे ही ब्लड ले सकते हैं, उसमें से स्टेम सेल हार्वेस्ट कर सकते हैं, पेट या कूलों की चर्बी लेके उसमें से स्टेम सेल ले सकते हैं। अच्छा, ये खून से नहीं बनता, ये चर्बी से बनता? नहीं, तीन तरह के सेल्स, हाँ, स्टेम सेल हम कर रहे हैं। क्योंकि जो सबसे पहले जो आया था वो हम बोन मैरो लेके उसको प्रोसेस करके, वो बड़ा पेनफुल होता था। अब तो खैर इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं कि आप सिर्फ सुन करते हैं और वो आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। सेकंड जो उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है और जो अभी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो चर्बी से लेने वाला है, कि आप चर्बी लेते हैं और फिर उसको लैब में प्रोसेस करके उसमें से SVF और मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स आप हार्वेस्ट करते हैं। तीसरा जो मोस्ट मॉडर्न और जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीक़ाकार है, वो हम जैसे पेरिफेरल ब्लड है आपका, जैसे आप ब्लड देते हैं उसी तरह वो मशीन के साथ अटैच करते हैं जो ब्लड लेती है कोई 200-250 ml, उसको प्रोसेस करके उसमें से PRP को अलहदा करती है और जो स्टेम सेल्स हैं उनको अलहदा करती है, और 2-1 घंटे में वो तकरीबन 2.5 से 3 लीटर ब्लड सिर्फ जो प्रोडक्ट रखती है वो 100 ml के करीब स्टेम सेल्स होते हैं और 20 ml PRP या बफ़ी कोट होता है, बाकी सारा वापस जाता है। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम ऑटोलोगस कहते हैं, कि मीन के अगर डॉक्टर साहब अगर आपने वो निकाल लिए जी तो वो तो ज़ाया हो गया बाकी का? नहीं, ज़ाया क्यों होता है, वो वापस बॉडी में चला जाता है। बॉडी में चला जाता है, वापस बॉडी में चला जाता है। अगर आपने सब अच्छी चीजें निकाल दी और बुरी चीजें वापस डाल दी नहीं, बुरी चीजें नहीं है। अच्छा, बस हमारी यूज की नहीं है, सिर्फ हमने उसमें से मोनोन्यूक्लियर सेल या स्टेम सेल सेपरेट किए, बाकी जो उसमें RBCs हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जब आपने ब्लड ये निकाल ली चीज, राइट, ये आ गई, अब ये लगाई कहाँ जाएगी? अब अगेन डिपेंडिंग ऑन के जी किस डिजीज़ के लिए पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम उसको कॉस्मेटिक्स के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो अगेन हम उसकी स्किन के नीचे और अगेन विल मेक श्योर कि जी उसमें RBCs ना हो, ठीक है, ताकि ब्रूजिंग और वो जैसे आपकी दोस्त ने भुगता, अगर कोई हमारे पास 2 हफ्ते वो बाय नहीं, और उसके बाद भी जब जाती थी तो प्रॉपर कंसीलर लगाना पड़ता था, उस बंदी की ब्रूजिंग टोटल 0 हुई है 1 महीने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फाइनली आरने का ड्रॉप्स ले रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है, मतलब कोई हरबा नहीं उसने उसको डॉक्टर ने 3 दिन के लिए स्टेरॉइड भी दिया पे कि स्वेलिंग कम, बट वही वाली बात है ना, सही तरीके से चीज़ नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक्सोसोम्स क्या भला है ये भी हमें बता दें, और ये बताएं कि ये सारी ट्रीटमेंट्स महंगी कितनी है, क्योंकि देखें ना अल्टीमेटली किसी ने करानी है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, वो जाए तो आगे से उनको 50 लाख का बिल मिल जाए तो बंदा परेशान हो जाता है ना, तो थोड़ा सा इसकी कुछ प्राइस, 50 लाख का बिल नहीं होता, इससे 1/10 भी नहीं होता। हाँ, बट वो जो कहते हैं ना कि कुछ प्राइस रेंजेस बंदा समझ जाए और ये भी अंडरस्टैंड कर ले कि किस किस नौयत की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत तंग होते हैं, अभी भी कहते हैं उसका कोई इलाज नहीं है, क्या ऐसी चीज़ से इस किस्म की चीज़ में सुकून मिल सकता है? ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आपकी बॉडी को रीजेनरेट करने के लिए, क्योंकि देखें पहले हम बात करते थे तकलीफ से बचने के लिए। तकलीफ से तो चले बंदे कोई दवाई लेके अपने आप को निकाल ही लेता है, और कुछ नहीं तो टीका डॉक्टर ने लगा दिया तो आप तकलीफ से निकल आए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती हैं, और आजकल इतने लोग ऑब्सेस्ड हैं एंटी एजिंग के साथ कि हर बंदा जो है वो भाग रहा है। पहले पीआरपी से सब ऑब्सेस हो गए, अब फिर स्टेम सेल से हो गए, अब एक्सोसोम्स की बड़ी बात हो रही है। डॉक्टर साहब, एक्सोसोम्स क्या चीज़ हैं? जी बिल्कुल। एक्सोसोम्स बेसिकली नैनो पार्टिकल्स हैं जो कोई भी सेल, देखें सेल ने के कुछ फंक्शन हैं। अब जो स्किन का सेल है वो जो उसका स्टेम सेल है वो उसके प्रोजेनिटर बनाता है, फिर वो डर्मल और एपिडर्मल सेल्स बनते हैं। इस तरह बोन के सेल्स हैं, कार्टिलेज के सेल्स हैं। तो अल्लाह ने हर चीज़ के स्टेम सेल या उसके जो प्रोजेनिटर्स हैं वो बॉडी में रखे हैं, क्योंकि आपकी स्किन के सेल जो हैं विद इन वीक्स जो हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। आरबीसीज की मैक्सिमम लाइफ 120 डेज़ है, आपके पूरे सेल चेंज हो जाते हैं। गट जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं उसका जो फ्लोरा है हर 6 से 8 घंटे में चेंज हो रहा होता है, वो नीचे से इतनी तेज़ी से सेल बन रहे होते हैं। अब ये सेल्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इन सेल्स ने डिवाइड होना होता है, इन सेल्स ने मुख्तलिफ फंक्शन करने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जी उनके अंदर सेल्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के जो सेल्स ने आपस में बातचीत करनी है, वो जो सेल्स ने अपने आप को हील करना है, रीजनरेट करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन नैनो पार्टिकल्स में होती है। इनको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। अच्छा, तो आप बेसिकली कम्युनिकेटर को निकाल रहे हैं, कम्युनिकेटर को निकाल रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाईजान जो बाकी जरा मेहनत करो, ज़रा मेहनत करो। हाँ। ट्रू। थप्पड़ लगा के ना एक्सोसोम्स का एक और फ़ायदा ये है कि जब हमने पीआरपी या स्टेम सेल करना है तो वो सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं, जबकि एक्सोस और उसमें हमें ये एहतियात करनी है, और बाय लॉ हम किसी भी दूसरे का पीआरपी किसी दूसरे को नहीं लगा सकते। इसी तरह एक के स्टेम सेल दूसरे को नहीं लग सकते। जब हम एक्सोसोम्स के लेवल पे जाते हैं तो ये सेलुलर प्रोडक्ट नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। तो हमारे सेंटर में या हमारी लैब में अम्बिलिकल कॉर्ड से भी एक्सोसोम बन रहे हैं, आपके पेरिफेरल ब्लड से भी बन रहे हैं, एडिपोज टिश्यू से भी बन रहे हैं, बोन मैरो से भी बन रहे हैं। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअली जो कनेक्शन है जब बच्चा पैदा होता है और माँ के दरमियान, इसमें जो वाटन्स जेली जो फ्लूइड होता है या इवन जो इसकी जो दीवार होती है उसको प्रोसेस करके सेल्स हार्वेस्ट करते हैं, और फिर उनको हम 1 से 1.5 महीना प्रोसेस करके फिर एक्सोसोम। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो फिर आपके अपने जिस्म से निकली हुई चीज़ नहीं हुई ना जी। ये जैसे स्टेम सेल आपकी बॉडी से निकलना है, पीआरपी आपकी बॉडी से निकलना है। हाँ, कुछ केसेस में आप स्टेम सेल कर लेते हैं जब कोई कैंसर का केस हो और माँ या बाप कर रहा हो, तो वो उसमें तो आप कर सकते हैं, राइट, स्टेम सेल का वाला पूरा मामला बड़ी स्पेसिफिक टेक्निकल केसेस में। लेकिन एक्सोसोम क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली नहीं बना रही, लाइक मेरी बॉडी के में तो आप मेरे एक्सोसोम्स नहीं वापस डाल रहे ना, आप कोई और डाल रहे हैं, तो इससे रिएक्शन नहीं हो सकती? दोनों तरह का कर रहे हैं। ये जो मैंने बात की पेरिफेरल ब्लड, फैट और आपके बोन मैरो से, ये ऑटोलोगस है। ये जब हम स्टेम सेल प्रोसीजर करते हैं तो उसमें से एक पार्ट को हम सेपरेट करके तो हम उसमें से एक्सोसोम हार्वेस्ट करते हैं और उसी पेशेंट को वो लगाते हैं ना। जहाँ तक अम्बिलिकल कॉर्ड, और मैंने पहले आपसे ये बताया कि ये सेलुलर प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम किसी विदाउट मैचिंग HLA और वो सारा जेनेटिक किए बगैर स्टेम सेल लगाएंगे या ग्रुप मैच किए बगैर पीआरपी या ब्लड जैसे लगता है, तो उसमें कितनी प्रोसेस होता है कि जी आप उसकी सारी स्क्रीनिंग करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। तो एक्सोसोम होते हैं सारे, हेपेटाइटिस तो एक्सोसोम जो हैं ये ए सेलुलर प्रोडक्ट है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। नहीं, बट उन पार्टिकल से क्या आपको रिएक्शन नहीं हो सकता? मतलब ये नहीं है कि किसी को रिएक्ट कर जाए या ये पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग USA जहाँ FDA
यूरोप में, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, ये सब जगह पे एक्सोसोम जो हैं ये होमोलोगस यूज़ के लिए अप्रूव्ड हैं। अच्छा, बट अब ये एक्सोसोम्स जो हैं क्या किसी बोतल में मिलते हैं, किसी इंजेक्शन में मिलते हैं? जिस तरह कोलेजन जब आपने फिलर करने होते हैं तो उसकी वाइल्स आती हैं, जी जी। उसी तरह जब आपने अगर आपने बोटॉक्स लगाना है तो वो भी एक शीशी आती है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड आता है जो भी। तो ये क्या है? देखें, इसमें ये एक लैब का प्रोसीजर है जिसमें मैंने कहा कि जी 4 से 6 हफ्ते में हमें प्योर एक्सोसोम हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो आप खुद बनाते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? कोई भी लैब ऐसे ही बनाएगी। हम बना रहे हैं, कोरियन बना रहे हैं, अमेरिकन बना रहे हैं, प्रोसीजर एक ही है। उसके बाद इसको -80 डिग्री पे आपने फ्रीज करना है। और वो सिर्फ तब हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी हो, और उसको ट्रांसपोर्ट भी आपने करना है। तो अगर अमेरिका से आप एक्सोसोम उठा के ला रहे हैं तो -80 डिग्रीज किधर आप कोल्ड चेन नहीं मेंटेन होती। और ये मैं बात बताऊं कि जी जो मार्केट में कुछ चीज़ें अवेलेबल थी एस्थेटिक्स के लिए, जब हमने उसकी एनालिसिस की और करवाई, उसमें एक्सोसोम्स के अलावा सब कुछ था। क्योंकि तो भैया फिर ये बताएं कि जो बंदा एक्सोसोम के लिए, मतलब देखिए लाखों की ट्रीटमेंट है, हज़ारों की तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अगर कोई अपनी स्किन के लिए फॉर एग्जांपल एक्सोसोम्स को यूज़ करता है या किसी और रिजेनरेटिव चीज़ के लिए यूज़, अच्छा, और किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? देखिए, एक्सोसोम्स किसी भी डीजेनरेटिव डिजीज़, किसी भी ऑस्टियोपोरोसिस, पार्किंसंस, डेफिनेटली न्यूरोडीजेनरेटिव, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, पार्किंसंस डिजीज। एक मिनट, तो यानी कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनको एक्सोसोम्स लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर उनको स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी होता है। कहाँ पे? उनको अगेन जो हमने रिसर्च पब्लिश की है, हमारा पहला पेपर जो था वो 2012 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसमें हमने 115 पेशेंट्स को ट्रीट किया था। एक को स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट मिल रहा था और उसके साथ हमने PRP को डिफरेंट ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे इंजेक्ट किया था। अच्छा। तो वो पेपर दुनिया में इस टाइम ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा साइट होने वाला पेपर है, मोर देन 8000 साइटेशंस इंटरनेशनली। फिर जब स्टेम सेल आया तो स्टेम सेल जो है या एक्सोसोम, उनको हम उनके अपने ही PRP या स्टेम सेल जो अब अगर हम उनका करना है तो उसमें मिक्स करके ड्रिप में IV देते हैं। ठीक है। उसके साथ हम डिफरेंट ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं जो ब्रेन के बेसिकली ऑटिज्म में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, स्पीच और ये सारा कुछ होता है, तो वो उस पार्ट के लिए स्पेसिफिक ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं जो कई डेकेड्स से जिन पे पब्लिश इंटरनेशनल डाटा है। बट क्या इलाज इससे हो सकता है या मैनेजमेंट होती है? जी, इलाज होता है। हमारे पास 600 प्लस बच्चों का डाटा है जो बिल्कुल वर्बल थे, नॉन वर्बल थे, आज वो वर्बल हैं। आप उनसे गाने सुने, दे आर गोइंग टू नॉर्मल स्कूल, उनके टेंट्रम्स, उनकी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की। ऑब्वियसली, क्योंकि जब तबीयत बेहतर होती है तो इंसान का बिहेवियर भी बेहतर हो जाता है, और जब आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने आप को तो बेहतर। सो ये बेसिकली नफ्सियाती बीमारियाँ, अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी का? देखें, अगर हम बात करें कोई भी क्रॉनिक कंडीशन, किसी को कोई क्रॉनिक दर्द है, हेडेक्स हैं, बैक पेन है, नी पेन है, या इवन कोई मैदे की, तो वो आपको नेचुरली डिप्रेशन में लेके जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिसको हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमें तीनों एस्पेक्ट जो हैं, आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट, जो डैमेज हिस्सा है उसको भी ट्रीट करना है, आपकी जो सोशल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड देन साइकोलॉजिकल। तो डॉक्टर साहब, अगर हम ये कहें कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें हैं जो PRP जैसे मामले से शुरू हुई, और आप अभी भी रेकमेंड स्टेम सेल और उसको करते हैं ना, एक्सोसोम्स को, दोनों को? PRP भी करते हैं, तीनों चीज़ों को रेकमेंड करते हैं। लेकिन अच्छा, एक्सपेंसिव कितना होता है? कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दें, एक जनरल आइडिया। मैं ये नहीं कह रही आप क्या चार्ज करते हैं, जनरली क्या? जी, जनरली मैं वही बात करूं कि जहां पे प्रॉपरली ट्रेंड लोग बैठे हैं और वो क्वालिटी किट्स के साथ PRP को प्रोसेस कर रहे हैं और गुड क्वालिटी, तो वहाँ पे जो PRP का सेशन है, इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 50,000। हाँ, 50, हाँ, 20 से 25,000। हाँ, ठीक है ना, 20 से 50,000 के बीच में वेरी करता है। कोई गुलबर्ग में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो इट वेरीज। जहाँ तक एक्सोसोम्स हैं, देखिए, एक्सोसोम जब हम अमेरिका से मंगवा रहे थे अपने पेशेंट्स के लिए, तो जो एक वायल जिसमें 5 मिलियन एक्सोसोम्स वो सर्टिफाई करते थे, वो किट हमें $2,800 की पड़ती थी। 10 लाख रुपए
रफली अबाउट मतलब 8 to 9 8 lakhs, to 9 लाख, lakhs, 9 लाख रुपीस हो गए ना। अब जब हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो ये जो कॉस्ट है ये 10 लाख से कम होके तकरीबन 1 से 2 लाख के बीच में फॉल करती अब है। ये देखिए ना 77,71,000 तो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए अगर आज आप मंगाएं, सिर्फ मंगाएं, तो ये आपको $2,800 की जो है वो ठीक है ना। और फिर हॉस्पिटल और कंसल्टेंट चार्जेस 1 मिलियन कॉस्ट करता था। तो अब और वो ये एक सेशन है, एक सेशन। अब जो हम वाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने देखी भी वो वाइल, उसमें 50 नहीं 100 मिलियन एक्सोसोम्स हैं और उस पूरे सेशन का उसमें हम PRP भी साथ करते हैं और वो सारा, तो 1 से 1.5 लाख एक सेशन की कॉस्ट आती है। ठीक है। और अगर हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं कहूँगा पाकिस्तान में 2-3 सेंटर और भी हैं जो स्टेम सेल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन से स्टार्ट होती है और 5 मिलियन तक जाती है। तो डॉक्टर साहब एंड में जबकि हमारे सेंटर पे जो कॉस्ट है इसकी वो बहुत कम है, वो 8 से 10 लाख के बीच में, उससे भी कम है। यू सी व्यूअर्स, अब हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना चेहरा ठीक कराने के लिए इतनी महंगी चीज़ जाके करा लें, वो आप अफोर्ड करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह करें। बट अगर घर में कोई इंसान इतनी तकलीफ़ में है कि जैसे जॉइंट्स का इशू हुआ हुआ है, चलने फिरने का इशू है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उसके बाद अब रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, हज़ार मामलात होते हैं। इवन फ्रोजन शोल्डर जो है आप थ्रू बोटॉक्स एंड PRP रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। आपने सवाल किया था फ्रोजन शोल्डर का। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली जॉइंट की पैथोलॉजी नहीं है, नर्व की पैथोलॉजी। ये कैप्सूल हर जॉइंट का जो मूव करता है, अल्लाह ने उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैप्सूल दिया होता है। तो ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें जब शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है तो वो जो उसकी नर्व्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। स्टेम सेल और एक्सोसोम से आप डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं? स्टेम सेल और एक्सोसोम से बिल्कुल कर रहे हैं और इस पे भी डेफिनेटली अभी रिसेंटली FDA ने 2023 में स्टेम सेल ट्रीटमेंट को अप्रूव किया है फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। क्या बात है जी। यूजुअली हर चीज़ टाइप 2 के लिए आती है जी, ये टाइप 1 के लिए। अच्छा, अब एक और बात बताएं इसके साथ, वेट लॉस के आजकल इंजेक्शन सारे लेना चाह रहे हैं, क्या स्टेम सेल और इन चीज़ों के थ्रू भी वेट लॉस किया जा सकता है या नहीं? देखें, जो लोग टीके लगा लगा के अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मैं कतन रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है, पूरी बॉडी में जितनी फ़ैट है उसकी कंपोजिशन एक है, वो चाहे ये फालतू पेट की कूलों की फ़ैट है या उतनी ही इम्पॉर्टेंट जो आपके गुर्दों के इर्द गिर्द, आपके इंटेस्टाइन्स में ओमेंटम है, हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियक फैट है, ब्रेन इज़ फैट। सबका कुछ काम है। तो अगर आप मेडिसिन लें या इंजेक्शंस लगवाएं तो वो जो दवाई है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि वो कौन सी फ़ैट उसने जनरली उसका लो करना है। ठीक है, तो इस फैट के कम होने का उतना फ़ायदा नहीं है जितना हार्ट या ब्रेन या किडनीज़ की फ़ैट। और एक नहीं सैकड़ों पब्लिश्ड केसेस हैं कि उन्होंने मेडिसिन ली और फिर बाद में उन्होंने हार्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, डिमेंशिया, बेतहाशा चीज़ें। तो जो बेस्ट वे है वेट लूज़ करने का, मुझे नहीं कहना चाहिए मैं खुद ओवरवेट हूँ, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक, के बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। Finally, your message to our viewers. Regenerative medicine. Regenerative medicine is the future. This is the best possible hope जो आज तक वेस्टर्न मेडिसिन ने दी है। बट द पॉइंट इज़, जब आप किसी सेंटर पे जाएं तो मेक श्योर करें, आस्क के जी आपकी ट्रेनिंग कहाँ से है, क्या आपके पास जो डिग्री है जो पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसको एक्रेडिट करती है, आपकी लेबॉर्ट्री या आपका जो हॉस्पिटल है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है उसको एक्रेडिट करता है। और दूसरी बात ये कि खुदारा PRP, एक्सोसोम, हाइलुरोनिक एसिड ये पार्लर वालों से मत लगवाएं। प्रॉपर जो आपके एस्थेटिक्स के जो फिजिशियंस हैं, जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, वो दे गो थ्रू अ सिस्टम। तो उसका तो आप मतलब मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि जी आप मेडिकल स्टोर खोल के डॉक्टर नहीं बन सकते, बिल्कुल। सिमिलरली पार्लर खोल के आप एस्थेटिशियन नहीं बन सकते, यू नीड टू गो थ्रू ट्रेनिंग। एंड द पॉइंट इज व्यूअर्स, देखें अल्टीमेटली ये एक साइंस है, ये सारी चीज़ें साइंस है और साइंटिफिकली अगर आप इनको हैंडल करें सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके तो आपको कभी मसला नहीं होगा। मसला वहाँ पे आता है जब हम शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, जब हम पैसे बचाने की पैसे ज़रूर बचाएं,
लेकिन 10 रुपए की चीज़ आप 10 की नहीं तो 8 रुपए की ले सकते हैं, 2 रुपए की नहीं ले सकते। जब 2 की लेंगे तो फिर वो 10 रुपए वाली चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली बात ये है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहे, आबाद रहे। आपसे फिर मुलाकात एक ड्यू है मेरी, ऑफ सेट ऑल्सो। और व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 3 बहुत ही ब्रिलियंट, अकम्पलिश्ड और शदीद पढ़ी लिखी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। एंड आपको पता है कि जब पढ़े लिखे लोग शो पे आते हैं तो अक्सर मॉर्निंग शो होस्ट का त्राह निकल जाता है, तो मेरा भी थोड़ा त्राह निकला। वो बड़े पढ़े लिखे, बहुत बड़े बड़े लोग आज हमारे साथ हैं। अच्छा, एक गिला आता है व्यूअर्स, हमारे जो वो वाले व्यूअर्स हैं जो कुछ देखने के बजाय कुछ सुनना चाहते हैं, उन व्यूअर्स का अक्सर गिला आता है कि जो यार हमारे इतने बेहतरीन उर्दू के, पंजाबी के, सिंधी के राइटर्स हैं, वी हैव सच ब्रिलियंट राइटर्स, पश्तों में इतनी खूबसूरत चीज़ें लिखी जाती हैं। चले, मेरे जैसा बंदा लिमिटेड है, उर्दू की समझ आती है, पंजाबी की आती है बिकॉज आई एम पंजाबी, तो चले मैं एक लिमिटेड बंदा हूँ, उर्दू तो चलो एटलीस्ट उर्दू की पोइट्री, उर्दू की किताबों पे बात हो सकती है। लेकिन फिर बात आ जाती है वायरल होने की। अल्लाह का शुक्र है एक तरह से कि टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें आईं तो इनसे हमारे कुछ लोग तो वायरल हो गए। लेकिन क्या उन लोगों का वायरल होना रीज़न उसके पीछे ये है कि वो एक्चुअली बहुत अच्छा लिखते हैं, या बस कि उन्होंने किसी तरह सब्सक्राइबर गेन कर लिया, अब हर बंदा जो है वो उनको देख रहा है, फॉलो कर रहा है, वाह क्या शायर है, ना कोई चीज़ बैलेंस में है, ना कुछ आपको समझ आ रही है कि वो कह क्या रहे हैं, लेकिन बस कह रहे हैं, म्यूज़िक लगा दी और पीपी पापा कर दी। मुशायरे होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले लोग ना अपने बच्चों को, अपने फैमिली के ऐसे लोगों को जिनको वो चाहते थे कि वो कल्चर्ड हो जाए, उनको मुशायरों पे लेके जाया जाता था कि थोड़े से कल्चर्ड हो जाएंगे। ये सारी ट्रेडिशंस हम ख़त्म होते हुए देखते हैं और मुझे ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी लगती है। तो आइए उन पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं जो एक्चुअली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है। उनमें से एक पर्सनैलिटी ने तो पहली शक्लें बनानी शुरू कर दी, उनके पास एंड में ही जाएंगे हम। मेरी प्यारी सी दोस्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ी लिखी है ना, पोइटेस भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, रिसर्चर हैं, ट्रांसलेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, 7 किताबें इन्होंने लिखी हैं और उसके मतलब ट्रांसलेट भी की हैं। सो कॉम्बिनेशन में आई थिंक देयर 7 डिफरेंट थिंग्स दैट माशाल्लाह यू पुट टुगेदर। यॉनरा की बात करें तो रोमांटिक पोइट्री हो गई, मतलब रोमांस हो गया, फेमिनिज्म हो गया, सोशल कमेंट हो गया, इस पे डॉक्टर अम्बरीन सलाउद्दीन काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। एब्सोल्यूट प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द शो मैम। थैंक यू सो मच। आपके साथ एक हैंडसम यंग मैन है, उनकी भी बात कर लेते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन, आई मेट हिम बिफोर ऑल्सो, आई एम वेरी लकी दैट इनसे मुलाकात का मौका रहा, इनसे बातचीत करने का मौका मिला। हैं तो ब्यूरोक्रेट लेकिन रोमांटिक पोइट्री पे भी बड़ी तवज्जो रखते हैं, बड़ी ख़ास नज़र रखते हैं उसके ऊपर। ही इज़ अ पोइट, अ कॉलमिस्ट एंड एन एंकर पर्सन ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम रहमान फारिस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you. और आपके साथ वो आई रोलिंग पर्सनैलिटी जिनके मेरे ख्याल से आई बॉल ही गोल घूमता रहता है हर वक्त, क्योंकि जब भी कोई इस टाइप की बात होती है ना कि यार इस किस्म की चीज़ें लोग करें। अब देखिए, आई विल नेवर कॉल माई सेल्फ अ पोइट, इवन दो मैं वन लाइनर्स बहुत फेंकती रहती हूँ, बट ना मैं राइटर हूँ ना मैं पोइट हूँ। मैं शुगल करती हूँ, पंगे करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को राइटर और पोइट नहीं कह सकती। देखिए, हर बंदे का अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है, वो उसके अंदर खेले तो बेहतर है। हर चीज़ में हर बंदा पढ़ता है तो मसला पड़ता है, लेकिन ये शख्स जो हैं ये सारी काम करते हैं। बड़े ही बेहतरीन कॉलमिस्ट हैं, मज़ार निगार हैं, ही इज़ अ ह्यूमरिस्ट, ही इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर, ही इज़ एन एंकर पर्सन। बेशुमार आपने किताबें लिखी हैं, खुद एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, और फिर उसके अलावा डार और डार्लिंग जो पीटीवी का एक बड़ा फेमस कॉमेडी शो है, उसकी तहरीर भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ गुले नोखेज़ अख्तर की। थैंक यू। नोखी कैसे हो? ठीक हो? आपने कहा कि आप शुगल करती हैं, आपको याद है आपने शुगल अनलिमिटेड भी किया था? जी 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 जी, उसमें भी आपने मेरी काफ़ी तबीयत सेट की थी। और बहुत शुक्रिया जी। और मुझे तो हंसने हंसाने वाले लोग पसंद हैं, ये जो आपके साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, सोबर लोग बैठे हुए हमारे सोबर लोग हैं, लेकिन इसीलिए तो इन दोनों को बीच में बिठाया कि हम दोनों हमारे मिल के इनको टॉर्चर ये करेंगे। हमारे साथी हैं जी दोनों लिटरेचर के, और दोनों ही बहुत अच्छा मिजाज को समझते हैं। बिल्कुल जुमले की नज़ाकत शायर से अच्छा कौन समझ सकता है? बिल्कुल। तो रहमान फारिस साहब तो माशाल्लाह
हमारे चॉकलेटी हीरो तो नहीं कहूँगा, कौन से हीरो कहें? व्हाइट चॉकलेट हीरो। हाँ, वाइट चॉकलेट भी होता है ना। देखो व्हाइट चॉकलेट भी और होती है। माशाल्लाह अमरीन हमारी बहन है जी, ये माशाल्लाह इतना, और इनके हस्बैंड भी शायर हैं। ये सवाल आपने जरूर करना हाय है। हाय हाय, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, क्योंकि जब मियाँ भी शायर होता है ना तो फिर आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस। अच्छा नहीं Yes. एक वो अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट में, एक्टर्स में तो दो की शादी हो जाए साथ तो बस भाई दंगे फसाद ही चलते रहते हैं। तो जो एक बात जिस पे मैंने शुरू की गुफ्तगू, मैं उसकी तरफ सबसे पहले आना चाहूँगी। देन आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे बना वो तो हम करेंगे ही बात। आजकल एवरीबडी थिंक्स दैट देयर अ राइटर, देयर अ शायर, एक लाइन लिख देंगे, अपने नाम के नीचे मोटिवेशनल स्पीकर लगा देंगे, किसी रैंडम बंदे की शायरी को रिपीट कर देंगे और अपने आप को पोइट बुलाना। कुछ इसके बारे में अपना ओपिनियन देंगी मैम? ऑथेंटिसिटी नहीं रही अब किसी के अंदर भी। हाँ, ऑथेंटिसिटी वाला मामला तो बिल्कुल सही है, और सोशल मीडिया में ऐसा भी हो रहा है। आप एकेडमिक्स से लेकर और ये पोइट्री जो आप बात कर रही हैं, और इसके अलावा कोट्स को रिकोट करना, गाने को लिप सिंक करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हो रहा है। प्लेजरिज्म इतना हो रहा है, एआई ने इतना फैसिलिटेट कर दिया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, जब एसएमएस वाला मामला होता था तो एसएमएस आते थे तो वो फलां चीज लिखी और नीचे शेक्सपियर। हाँ जी, शेक्सपियर ने दूर दूर तक ना तो कभी उर्दू में कुछ लिखा, और स्पेशली रोमन में तो बेचारे ने बिल्कुल भी नहीं लिखा। जी, बिल्कुल मरे हुए ऐसे। को क्यों मार रहे हो मजीद? हाँ जी, हमारे बहुत बड़े नाम हैं, बड़े बड़े शायर हैं, अब उनके तो नाम के रूमी, साथ। गालिब, इकबाल, उनके नाम नीचे लिख के अजीब गरीब बेहंगम चीजें। हाँ, उन्होंने वफात के बाद ज़रा और तरह की शायरी शुरू कर दी है, ऐसा कोई तासुर मिलता है। तो मामला ऐसा है कि हमने ये देखा कि बहुत सी चीज़ें जब ये वायरल होने का सारा सिलसिला आया ना, तो शायद सबको लगा कि अब हमारे एक्सेस में एक चीज़ है और इसके ज़रिए हम भी पॉपुलर हो सकते हैं, या हम भी अपना थोड़ा सा फ़न जो है उसका मुजाहरा कर सकते हैं। तो सब ने उस गैजेट को यूज़ किया है, और अब ये है कि वो यूज़ है या मिस यूज़ है, ये डिबेट मुसलसल चल रही है, चलती जाती है। भाई लेकिन देखिए, जैसा- पहले हम प्लेजरिज्म की बात करते थे कि भाई किसी ने किसी का शेर लिख दिया और नीचे उनको आपने साइट नहीं किया। जी, आप तो बिल्कुल पूरी ऐसे। की पूरी डॉक्टर साहब आपकी चीज को कोई पढ़ देता है और दे प्रिटेंड कि उन्होंने लिखा हुआ है। बिल्कुल दो ऐसे ही। अल्फाज इधर कर दिया, चार सेंटेंस आगे पीछे कर दिया, उसकी सेंस का बेड़ा गर्क कर दिया और उसको अपने क्रेडिट पे डाल दिया। लेकिन ये पॉपुलैरिटी वाला मामला हमेशा रहा है, किसी और तरीके से भी चलता रहा है Rat ना। race जिसे हाँ, कहते हैं। बिल्कुल ऐसे हमेशा रहा है। अब ये है कि सोशल मीडिया चूँकि सबके एक्सेस में है ना, तो ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है और हमें ज़्यादा नज़र आता है। पहले ये था कि बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं था लोगों का, अब ये है कि लड़कियों का तो खैर बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था बाहर की दुनिया तक, तो वो सोशल मीडिया से उनको वो खिड़की मिली है जहाँ से वो डायरेक्टली बाहर की दुनिया को कनेक्ट भी कर रही हैं। तो ये है कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है मसले का, लेकिन ये कि पॉपुलैरिटी के पीछे भागने का मामला तो हमेशा से मौजूद था। अब ये है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन वायरल होना या पॉपुलर होना एक अलग चीज़ है ना, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है थोड़े अरसे के बाद चीज़ें खुद ही सामने रह दूध जाती का हैं, दूध और जिन्होंने पानी का रह- पानी बिल्कुल होता है। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। ये मामला है जी अमान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शायर है, चाहे वो नज़्म निगार है, गज़ल निगार है, कसीदा गो है, हिज्व गोई चाहे करता है या गीत निगार है, वो इसी मुआशरे की, इसी सोसाइटी की पैदावार है, और जो मुआशरे के ट्रेंड्स हैं वही शायर के ट्रेंड्स हैं। तो यहाँ मुआशरे में हमारे यहाँ प्लेजरिज्म इस कदर राइज है। आप देखिए चैनल्स अपनी रेटिंग के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, तो मुसन्निफ़ के नाम के बगैर चीज़ें चलती हैं। तो वही वाली भाई जब मैं लिस्ट बना रही थी कि जी हम किनको बुला सकते हैं, तो मैं आई केप्ट इंसिस्टिंग कि जी प्रॉपर सिविलाइज्ड लोग जो लिखते हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग कोट भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग मजीद आगे कोट करते हैं। तो 50 वायरल लोगों का नाम आया। मैंने कहा चलो 4-5 को देख लेते हैं। उनके टिकटॉक जाके देखे, मेरा तो मैदा ही सड़ गया। मैंने कहा मुझ जैसी नलायक का मैदा सड़ गया, तो जो असल पढ़े लिखे लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मुझे क्या कहेंगे? देखिए स्टेट चैनल है, इन सब में यू खुशखबरी कांट भी है। ब्रिंग रैंडम पीपल ऑन द शो जस्ट एक बिकॉज। खुशखबरी ये है इन सब चीज़ों में कि मैं तमाम तर जिम्मेदारी, पूरे एतमाद, पूरे वसूख और पूरे नाज के साथ कह सकता हूँ, बल्कि फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू शायरी की 300-350 साल तारीख़ में नई नस्ल उर्दू शेर व अदब के साथ इस कदर ज़्यादा तादाद में, इतनी कसीर फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जुड़ी जैसे आज जुड़ी हुई है। सीरियसली? जी ये इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी आफ्टर हैविंग ट्रैवल्ड 27 कंट्रीज एंड प्रेजेंटिंग द पोइट्री टू पीपल ऑफ दिस टिपिकल एज ग्रुप।
उसका हमें उसको कैश इन करने की ज़रूरत है। इस कदर बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा उन तमाम दिलों, जहनों, दिमागों और जज्बात के साथ जुड़ाव का मिल चुका है हमें कि हम जो चाहें उन तक पहुंचा सकते हैं। मिलियंस में वीडियोस वायरल होती हैं, और वायरल होने को अगर आप एक तरह से क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, तो दूसरी तरफ आप उसको बैड क्वालिटी का इंडिकेटर भी नहीं कह सकते। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ लाखों दिलों तक असर कर रही है तो उसमें कुछ है, तो वो असर कर रही है। आखिर उसमें कुछ ऐसा कंटेंट का कोई ना कोई इशारा, कोई इंडिया, कोई ऐसा जज्बा महसूस है जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों पे असर पजीर हो रही है। आई गेस योर पॉइंट इज कि एटलीस्ट लोग इंगेज तो हो रहे हैं और एक इंटरेस्ट तो पैदा हो रहा है जो पहले खत्म हो गया था। बिल्कुल जी। आपने मेरी जनरेशन किसने किस चीज से स्ट्रगल किया, आपने किससे स्ट्रगल किया? हम लोगों ने इस चीज से स्ट्रगल किया कि माँ बाप को एक ये कॉम्प्लेक्स नहीं कहना चाहिए, बट एक ये था कि अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए जी। जिसकी वजह से अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है वो साइड लाइन हो गई। मेरे केस में तो ये हुआ था, आपके साथ अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड, राइट? बट फोकस मेरे घर में यही था, अंग्रेजी अंग्रेजी। ओ भाई, अंग्रेजी का अचार डालने जब रहना यहाँ पे, अंग्रेजी ठीक है, एक यूजफुल चीज़ है इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट करने के लिए, मगर नेशनल लेवल पे तो पहले कम्युनिकेट कर लो भाई। एक और बात भी है, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रही हूँ कि ये सब लोग लफ्ज़ से जो जुड़ रहे हैं, अब वो अलग बहस है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो रोमन में लिख रहे हैं, उनको उर्दू की इमला आती है नहीं आती, उनका तलफ़ुज़ ठीक है या नहीं ठीक है, एक दफ़ा हम वहाँ तक लेके जाएं। जी जी। तो मैं अपने वाला ये हाल नहीं चाहती हूँ ना कि मेरे बच्चों का हो, बट उसके लिए आई कॉन्शियसली हैड टू मेक श्योर। अब मैं उर्दू के कायदे साथ बैठ के बच्चों के पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि इवेंचुअली यही बात कही जाएगी ना, आपको तो आता नहीं तो हमें क्यों कह रही है। बट आपको फिर अपने आप को रीग्रूम और रीग्रुप करना पड़ता है ना। अब अगर हर जनरेशन ऐसे चलेगी तो प्रॉब्लम बनेगी। चलो मेरे एंड पे जरा भांड हो गया ना मेरे लॉट के साथ। अब अगर मैं अपने बच्चों को भी, क्या कहते हैं आप सर इसके बारे में? देखिए बात पता है क्या अंग्रेजी के कॉम्प्लेक्स से निकलना पड़ेगा हमें बाहर। हाँ, वो मैं अंग्रेजी की तरफ भी आता हूँ। ये जो बात हुई ना जो वायरल हैं, और जैसे रहमान भाई ने कहा, ये सर आप तो पैदाइश से वायरल हैं। आप तो पैदाइशी वायरल हैं। नहीं, अच्छा, ये जो लोग, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे शायरी बेशक बेवजन ही कर रहे हैं, वो कलाशनकोफ तो नहीं ना उठा रहे, वो तशद्दुद की तरफ तो नहीं जा रहे, बहुत ना अच्छी बात, वो वायलेंट तो नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है। कोई चलो सीख जाएंगे, अच्छी शायरी भी सीख जाएंगे। किसी का दिल करता है मैं शायरी करूं, इससे ज्यादा खूबसूरत काम तो कोई हो नहीं सकता। भैया मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड करें प्लीज। अगर एक बंदा बुरी शायरी कर रहा है और उस बुरी शायरी के ऊपर उसको 10 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, तो वो बुरी शायरी करता है। अच्छा, वो बुरी शायरी नहीं कर रहा, मेरी बात सुने। मैं राइट कह रही हूँ, रॉन्ग कह रही हूँ? अगर एक बंदे को बुरे पे ही क्रेडिट मिल रहा है तो वो अच्छे की तरफ क्यों जाएगा? उसको हम पोइट नहीं कहते, ही इज अ गुड परफॉर्मर। जैसे चाहत फतेह अली खान है, वो अब म्यूजिक नहीं उसे आता, लेकिन ही इज अ गुड परफॉर्मर। वो एंटरटेनर है और वो एंटरटेन करवा लेता है लोगों को। लोग उसको इतने हिलेरियस, देखिए वो अपनी कैपेसिटी में एक बहुत फनी और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि अब आप आए और 6 PhD के डॉक्टर्स के साथ डिबेट करें, तो वो ज्यादती है। नहीं, वो म्यूजिक उनके साथ ज्यादती है। उनको कहें कि आप किसी के मुकाबले में कॉन्सर्ट करें, तो वो तो भाई साहब एक लाइन पकड़ते हैं। ये जो पीटीवी है, ये जो इस तरह से वो गा देते। उनका कंसर्ट हुआ, आपको पता है उनकी एंट्री फीस थी 3000 रुपए और एग्जिट फीस थी 6000 रुपए। ठीक है, जाना है तो एक्स्ट्रा पैसे दो। अच्छा, जहां ये बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग आए हैं और आपकी कोई फेवरेट चीज जो आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहें, whether it's something that you've written, whether it's भाई लेडीज फर्स्ट के तहत चलते हैं हम, तो फिर भी उसको मेंटेन करते हैं। तो कुछ आपसे सुनते सुनते ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से आएंगे तो ये 2 यंग बॉयज भी हमारे पास हैं, इनसे भी बात करने का सोचेंगे हम। चलिए 2-3 शेर सुना देती हूँ आपको। क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंजर हो, क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंजर हो, या फिर दूसरे ख्वाब का पहला मंजर। वाह वाह वाह, क्या कहना है। देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, पस मंजर में जाने कौन सा मंजर हो। वाह वाह, क्या बात है। क्या मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ हूँ, वाह, मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ हूँ, तुम तो मेरी आंख से निकला मंजर हो। क्या बात है। मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ हूँ, तुम तो मेरी आंख से निकला मंजर हो। क्या कहना है डॉक्टर साहिबा। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, वाह वाह, उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंजर हो। क्या बात है। वाह वाह वाह,
उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंजर हो। यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे मंजर की, यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे मंजर की, यानी तुम भी एक अधूरा मंजर हो। क्या ब्रिलियंट। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसमें से एक दो मैम आपसे खुद ही करवा के अपने मियाँ को भेजने हैं शेर। इसमें से 2 शेर ऐसे हैं जो मैं मियाँ को आप भेजें असली शेर। वो तो मैं भेज जाऊंगी, लेकिन भेज दूंगी, लेकिन मसला ये कि उस शेर ने फैसल पे तरस खा के मुझे खा लेना है। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लड़की हंडिया भी बना रही है, उनसे भी बात करनी है, आप बॉयज से भी कुछ सुनना है, एंड ऑफ कोर्स आप खुद क्यों इस तरफ निकल पड़े, इतने कठिन रास्ते के ऊपर क्यों निकल पड़े, इतने आप अच्छे लोग हैं, ये ज्यादती आपने अपने साथ क्यों की, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, मैंने जमा कर लिया है मटेरियल फैसल को ताने मारने के लिए, लेकिन पहले किचन में नज़र डालती हूँ ताकि मैं वहाँ पे ताने मार सकूँ। लड़की क्या कर रही हो? ब्लैक पेपर हांडी रेडी है, इतने अच्छे माहौल में और ज़बरदस्त शायरी हो रही है और खाना भी देखो, कभी कभी हम अच्छे लोग भी बुला लेते हैं, कभी कभी बहुत ऑन द रेयर ओकेजन। और वैसे भी वही वाली बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे शो वो वाला होस्ट करने का मजा आता है जिसमें खुद भी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने बैठ के वही चीजें रिपीट करनी है जो आप हमेशा करते हैं, तो देन दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो सीखना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको कभी भी मेरे ख्याल से लड़को इंसान को नहीं करना चाहिए। अच्छा अमान साहब, व्हाई डिड यू गेट इनटू राइटिंग? बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, सिलसिला चल रहा है, मामलात अच्छे हैं, एंकरिंग भी समझ आती है, बंदा कर लेता है, बट व्हाई राइटिंग, बिकमिंग अ कॉलमिस्ट, बीइंग अ पोएट? मैंने भी कुछ 1-1.5 साल 2 साल रखा था अखबारों के लिए। मैं कहा ये तो इस चेक पे तो फ़ोन का क्रेडिट भी नहीं आता। तो ये मतलब कितना भी आप दे दे, रिटन वर्ड की वो फाइनेंशियल वैल्यू हमारे मुल्क में नहीं है। बाहर आप 2 आर्टिकल बेच देते हैं तो आपका पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है। सो ये दूसरी गलत फहमी जो मैं ऑन एयर दूर करना चाहता हूँ। इस वक्त शायर जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो चंद ही सही, नई नस्ल के नुमाइंदे सही या सो कॉल्ड वायरल ही सही, वो इतना चार्ज कर रहे हैं कि मेरा ख्याल हम लोग जो है ना वो यानी किसी भी शोबिज़ सेलिब्रिटी के बराबर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे I've been to US and Europe। रहमान जी, आप जब आए थे इस फील्ड में, जब मैं इस फील्ड में आई थी, तो देखिए जिस स्टेज पे हम लोग इस फील्ड में आए हैं उस वक्त इट वाज़न्ट अ वेल पेड प्रोफेशन, उस वक्त तो नहीं था जी। अब वो उस वक्त तो आपकी किताब छपती थी, उसका फिर आपको पैसे आते थे। अब देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए आई बॉल्स। उन्हें अगर एक शोबिज़ सेलिब्रिटी से ज़्यादा आई बॉल्स एक शायर दे रहा है यूट्यूब पे, तो वो वहाँ ऐड क्यों नहीं देंगे? वहाँ ऐड क्यों नहीं देंगे? अब वो अपने इवेंट पे क्यों नहीं? अब आपको मैं बता नहीं सकती, पहले मैं कॉर्पोरेट शोज होस्ट करती थी तो सिर्फ स्टार सेलिब्रिटीज, जिनको हम भाई ये भी बच्चे सेलिब्रिटीज ही हैं। अब राइटर एक पोइट आएंगे, वो बहुत वायरल हैं, वो आके बात करके जाएंगे। एक जोड़ी है मियाँ बीवी की जो टिकटॉक पे बड़ी वायरल है, वो आएंगे उस इवेंट पे कुछ परफॉर्म करके चले जाएंगे। अब तो वो जमाना ही नहीं रहा कि सिर्फ आपने फलां एक्टर को, फलां मॉडल को, फलां उसको बुलाना है। अब तो यही तो स्टार है। और अब आपका सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि व्हाई दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन आपके लिए क्यों? जी, मुझे ये लगता है कि हर इंसान थोड़े अरसे के बाद अपने माफ़ी ज़मीर के इजहार के लिए जो स्पेशल तरीन मीडियम होता है, जो उसके ज़ात के और उसकी सिफ़ात के नज़दीक तरीन होता है, वो चुन भी लेता है, पहचान भी लेता है, उसकी परख भी कर लेता है और शनाख्त भी कर लेता है। तो ये तमाम टामक टोइयाँ मारने के बाद इधर उधर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ माई लाइन। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सिविल सर्विस आपकी लाइन ने आपको ढूंढा, आपने अपनी लाइन को ढूंढा। ये बताइए। सिविल सर्विस मेरा प्रोफेशन ही सही, लेकिन मेरा पैशन शायरी है और उसके ज़रिए मुझे वो एक कैफियत, डिलीवरेंस की कैफियत भी मिलती है, इंडिपेंडेंस की कैफियत भी मिलती है। तो शायद यही वजह है कि शुरू में, जब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि शुरू में ये इतना रिवॉर्डिंग नहीं था, इतना पेइंग नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जैसे लोग आपको पहचानने और आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं तो वो पेइंग भी बन जाता है और फिर आपको एक जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता है वो तो है ही है।
इन्होंने गोल गोल घूम के मुझे जवाब फिर भी नहीं दिया कि वो हुआ क्या जिसकी वजह से इस तरफ मेरा अब अगर आपको हमारा एक लड़का नाम निकल सुनना पड़ा। चाहती हैं नहीं या नहीं एक नाम चेहरा नहीं नहीं बताना नहीं चाहती वो हैं ये तो वो वो शो ही नहीं नहीं है, बहुत गलत शो पे आ गए आप, ये वो वाला शो नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, एक कोई मोमेंट होता है ना, कोई ऐसा लम्हा गुजरता है, एंड द फैक्ट इज लोग रोमांस को सिर्फ समझते हैं लड़का और लड़की जी या जेंडर्स के बीच का रोमांस। लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि एक आपका रोमांस अपनी माँ के साथ भी होता है, एक आपका ताल्लुक अपने बाप के साथ होता है, फूल के साथ भाई होता है, किसी खुशबू के साथ अ फ्रेंड ऑफ माइन स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री क्योंकि उसके ट्विन ब्रदर की डेथ हुई थी जब वो 16 साल के थे दोनों। ही डाइड एट 16 बिकॉज उसको लुकीमिया था, वो कर ही नहीं पाया जबकि उसने सारा कुछ किया। भाई की डेथ पे उसने पहली दफा कुछ लिखा कनाडा में, और अब वो लिखती है, उसने 2 किताबें भी लिखी हैं, तो उसके लिए वो एक मोमेंट था। सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर सम पर्सन रोमांस, व्हाट आई मेंट वाज वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि ये नहीं मैं छोड़ूंगा, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये मेरे सोल का हिस्सा है, वो क्या था? एक यूसफी का एक जुमला इसका जवाब है, वो ये कहते हैं कि तारीखी तब्दीलियां हमेशा दबे पांव आती हैं। मसलन आप ये तो बता सकते हैं कि सिकंदर आजम ने किस लम्हे पे ये फैसला किया और कब उसने हिंदुस्तान फतह किया, बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि लड़कपन जवानी में और जवानी बुढ़ापे में कब बदली। क्या ये बात ऐसी सटल चेंज है कि उसके ऊपर पिन पॉइंट करके नुक्ता रखना वाह, वाह, कि वाह। कब आप शायर बने, ये साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और इमोशनली इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं ये सवाल बाकी दोनों बच्चों से जरूर भी कीजिए। पूछूंगी, लेकिन नोखी जी पहले आप जरा कुछ सुना तो दें हमें। अच्छा, एक पहली दुनिया मुझे औरत समझती है, ऊपर से आपने नोखी कह दिया है। नोखी जी, हाँ, वो तो नहीं, नोशी जी, ना बन जाए। वो तो मैंने पूरा पक्की बात की वो है, नोखी जी भी खातून को कहा मैंने जा सकता इसीलिए है तो ना। पक्की बात की है, वो मिस कर रहे हैं मेरी बात को। हाँ जी, अच्छा, एक बात जो आपने पहले सवाल किया, छोटा सा उसका मैं हिस्सा बताना मैं भी चाहूँगा। आपने कहा जी इस शोबे में अमूमन ये समझा जाता है कि शायर अदीब का घर बार कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे लेकिन चलेगा। आपने अपनी अभी रीजन नहीं बताना, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगी। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं सोचता हुआ मैंने क्या कहना दूसरी बात। हाँ। मैं कैसे इस शोबे की तरफ आया, ठीक है। मैं शायर था और शायरी में मुझे, जब मैं बेशुमार अपने मुशायरे पढ़ने, जहाँ टट्ठे कूच भी मुशायरा होने से चले जाते, लेकिन मैंने देखा जी शायरों की सफ में मैं कोई 75वें नंबर पे हूँ, को तीसरी, चौथी, 5वीं सफ है, और एक सफ जो है उसमें तकरीबन को 32 शायर है। तो मैं कहाँ पे हूँ? अच्छा, बड़ी कोशिश की कि यार ये फलाना, हमने कहा ना कि यार हमें तो इल्मे रोज भी बड़ा अच्छा आता है, ये फलाना, ये क्या, लेकिन वो उस सफ में जगह नहीं मिल सकी। फिर सोचा क्या करना चाहिए, तो एक जगह नजर आई, खाली थी सारी। हमने कहा यहाँ अगर जाए तो कुछ चौथा, 5वां, 6ठा नंबर मिल सकता है, और वो जगह थी मिजाह की। क्या बात। अताउल हक कासमी साहब को पढ़ते थे, सो उन्हीं की शागिर्दी इख्तियार की। अच्छा, एक बात पता है, मजाक और मजाक में क्या फर्क है, ये भी क्लियर कर दें बात। मजाक झूठ होता है, मजाक सच होता है। हैं, हाँ, ये क्या साइंस मैं आपको मारी? बताता हूँ, ये कौन सी मैं साइंस आपको है? बताता हूँ। यो डॉक्टर साहब ने मुझे देख लिया, क्योंकि मैंने भी उनको देख लिया, मैं कहा क्योंकि यार बंदा ठीक गाली कर आप रहा है। मजाक में, अब मिसाल के तौर पर हम किसी को कहते हैं कि यार किसी का पाँव टूटा हुआ है, हमने उसे मजाक में पाँव पे कोई चोट कर दी, तो सच्ची बात की, ये उसको लड़ जाएगी। हाँ जी। मजाक हमेशा होता है एक फर्जी बात पे, एक फर्जी बात अच्छा, create जब की मुझे जाती है। छेड़ते हैं तो आप मजाक कर रहे होते हैं। नहीं, वो हम मजाक, अब दोनों फर्क बता दिए ना, मजाक और मजाक। देखें, मैं कई दफा लोगों से सुनता हूं, वो कहते हैं जी हम भी मतलब आपके जुमले पढ़ते हैं, वही जुमला हम अपने घर में किसी को लगाते हैं या दोस्त को लगाते हैं तो वो आगे से नाराज हो जाता है। जुमले की थ्रो बड़ी काउंट करती है, आपने कितनी लेंथ का जुमला, देखें, उसकी लाइन लेंथ कितनी थ्रो है उसकी, और कैसे बोला है आपने। भाई गुले तब लाभ नवेज तक आना अख्तर है। अगर कोई बात कहेगा तो उसका इम्पैक्ट फर्क है। अगर घर पे मियाँ वही स्टेटमेंट आपको कहेगा ना, उसका फर्क तो है। किसी एक बंदे की टिंड जरूर अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अपना सॉरी, इट्स क्योंकि ओके। अब आपने सही बात कर दी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मजाक था या मजाक था? नहीं, आप खुद बहुत अच्छा मजाक करती हैं। मजाक और मजाक में फर्क है कि आप किसी को, वो जो मजाक आप कह रही है ना, उसको असल में आप कहना चाह रही हैं तंज, जी, वो है तंज। तंज है तो पहले तंज होता था सुई की तरह, अब तो लोग सुआ दे मारते हैं तंज के नाम पे। बाकायदा। हाँ। और फिर भी बच जाते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अब आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? कुछ मैं अपनी कुछ अपने कुछ वाकयात हैं जो मैं सुना देता हूँ, ओहो, किताब में भी शामिल हैं वो। हक, हाँ। हाँ, सच्चे वाकयात हैं, ठीक है। आज से कोई रहमान साहब और जुगन साहिबा और अमरीन साहिबा,
कोई 30 साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले, तो हम यहाँ इछरे के फ्लैट में रहा करते थे लड़के, छोटा सा कमरा, उसमें 8-10 लड़के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए, तो बांग के दिहाड़े जिसे कहते हैं ना। तो एक दिन तय हुआ कि हम यार कहीं निकलें, कहीं कोई एडवेंचर करें, कोई एक रात के लिए कहीं बाहर जाके किसी दूसरी जगह रहें। तो एक दोस्त ने कहा, उसने कहा जी मेरा एक डेरा है झंग में, झंग के पास एक देहात है और बिल्कुल वीरान सी जगह है, वहाँ एक डेरा है, वहाँ हम जाके रहेंगे, रात वहाँ खाना खाएंगे, साथ एक नहर है और गपशप भी लगाएंगे। अच्छा, यानी कि एक बंदा आपको कह रहा है कि चल एक सुनसान जगह पे चलते हैं जहाँ पे एक नहर है, जहाँ पे आपको डूब के मारा भी जा सकता है, और एक डेरा है जहाँ के इर्द गिर्द कुछ नहीं है, आओ गुलेने से हम चले, और ये लड़का चल पड़ा। लोग क्यों मारते हैं किसी को? बिल्कुल ठीक, लूटने के लिए। तो साढ़े कोल की सी, हमारे पास तो कख भी नहीं था ना, सांसें चल रही थी ना, सांसें चल रही थी। हाँ नहीं, वो तो बिला वजह तो कोई भी नहीं ना मारता। अच्छा, वो हम सारे बस की छत पे सवार होके आधे पौने पैसे दे के हम पहुंचे, नौने पाँव पहुंच गए। अब मट्टी हमें लगी हुई, सारा हम वहां पहुंचे हैं। वहां एक बाबा जी, बड़े जैसे फिल्मों में नहीं होते, लालटेन पकड़ी हुई, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बड़े बड़े कमरे थे। तो बाबा जी ने कहा जी आप पहले खाना खाएंगे या नहाएंगे? हमने कहा जी हमारे तो मट्टी पड़ी हुई है सारी बालों पे, तो हम पहले नहाएंगे। सो अब जैसे ही मैं गुसल खाने में गया तो मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा जी। वहां वो जो वो परछत्ती सी कहते हैं उसे, उस पे कुछ तकरीबन 70 को छोटी छोटी साबुनियां थी। हाँ, ये आपने पढ़ा हुआ है वाकया? ये मैंने पढ़ा हुआ है वाकया। पढ़ा हुआ वाकया, तो मैं जारी रखूं? नहीं, कंटिन्यू करें। छोटी छोटी साबुनियां पड़ी हैं। होता है ना कि जब आप एक दफा नहा लेते हैं तो वो बिल्कुल एंड का इतना इतना सा पीस रह जाता है। नहीं, पूरा साबुन था, पूरा था पूरा, और लेकिन खुले हुए थे और लगता था कि एक दफा यूज हुए हैं। अच्छा, एक दफा। अच्छा, अब मैंने कहा हर ब्रांड का साबुन जो उस दौर में अवेलेबल था, हर ब्रांड का साबुन, वो आज भी अवेलेबल। तो मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा जी ये साबुन, अच्छा नहाने के बाद पूछा ना? नहीं। अब आप जो ही टोकेंगे सारा बेड़ा गर्क हो जाना है। अब आपने सुनना है। मैंने उनसे कहा जी साबुन हम यूज कर सकते हैं इनमें से कोई? कहने लगे कर लो, जो आपको पसंद है कर लो। अच्छा, अब जिसको जो साबुन पसंद था उसने उससे नहा लिया। नहा के अब हम नहर किनारे बैठे और खाना उन्होंने लगा दिया। तो अचानक मुझे याद आया वही साबुन वाली बात। मैंने कहा बाबा जी एक बात बताएं, इतने सारे साबुन आपने इकट्ठे किए हुए हैं, एक दफ़ा यूज़ किए हुए हैं, खुले हुए साबुन, तो ये शौक है आपका साबुन इकट्ठे करना? कहने लगे नहीं बेटा, जहां मुर्दा नहलाने जाता हूं वो कहते हैं साबुन तुम ले जाओ। बस फिर नहर नाल सी और खाना वही छोड़ा हमने। फिर नहर में डुबकी तो लाजमी बात थी, वो तो दोबारा गुस्ल करना पड़ा के। तो इस तरह के वाकयात बहुत सारे लाइफ में। अच्छा, आई थॉट कि वो क्योंकि पूरी बॉडी को धोया होगा तो वो मतलब आई थॉट छोटी छोटी साबुनियां थी, यानी कि अच्छा इसीलिए। हाँ नहीं, जो मतलब, और फिर मैं किस तरफ, किस डिटेल में आप जा रही हैं? खुजली होनी शुरू हो गई है आपको, तब कुछ होना नहीं शुरू हो जाता है ऐसी बात सुन के? मैं इतनी डिटेल में गया नहीं जितनी डिटेल में आप सोचना शुरू हो गए। नहीं, अब आप सोचे ना कि मतलब कोई किस वजह, अल्लाह माफी दे, तो बस कोई किस रीजन से फौत हुआ, अगर कोई किसी बहुत बुरी स्किन डिजीज से फौत हुआ है उसी से, अच्छा ज्यादा हो गया। अच्छा, सोचना नहीं, इसको बस हंसना है ना, हंस के बात खत्म हो गई है, मर गई है हंस के। आप मैम क्यों इस तरफ निकली? आप तो बिल्कुल ठीक लड़की हैं, आप इस फील्ड की तरफ क्यों आई? मैं स्कूल में ही नज़में लिखती थी, अंग्रेज़ी भी और उर्दू में भी, और उसके बाद एफए में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में मैंने सुनाना शुरू कर दिया शायरी वगैरह। तो हुआ ये कि चूँकि घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, कोई 10-12 हज़ार किताबें थी उसमें, और मुझे हमेशा किताबों ने फैसिनेट किया, और मैं वहाँ जाती थी, अपनी मर्ज़ी की किताबें निकालती थी, उनको पढ़ती थी, वापस रख आती थी, क्योंकि अगर मैं अपने नाना या अब्बू से पूछती कि कौन सी किताब लेनी है तो मुझे खुद दे देते किताब। तो मैं तो सब किताबें पढ़ना चाहती थी। मैंने बहुत शायरी पढ़ी उस वक्त, और फिक्शन भी पढ़ा, और ट्रांसलेशंस भी पढ़े, रशियन फ्रेंच लिटरेचर के, और इसीलिए फिर आपने ट्रांसलेशंस भी बहुत सीखी। जी, तो ये सिलसिला था कि वो माहौल मिला, और फिर मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये शेर कहना मेरा मीडियम है। बट मैम प्रोफेशनली इसको लेके जब चलने का डिसीजन लिया तो व्हाट वाज द रिस्पांस? पता नहीं क्यों
शेर व शायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हम ज़्यादा मर्दों को देखते हैं पाकिस्तान में आगे आते हुए, और अगर ख़वातीन लिख भी रही हैं तो मुशायरों में ज़्यादातर वो नहीं पसंद करती हैं जाना, या खुद भी नहीं जाती हैं, इजाज़तें नहीं मिलती। बहुत सी यंग बच्चियों को तो इजाज़त ही नहीं मिलती, बहुत सी ख़वातीन को हस्बैंड से इजाज़त नहीं मिलती कि नहीं। तो आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था इस पर? मेरी फैमिली का रिस्पांस ठीक था, कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद ख़ुद भी लिखते हैं तो उनके लिए भी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। बल्कि जब मेरी पहली किताब आ रही थी, मुझे एक ख़ातून शायर ने ये कहा कि आप ज़रा देख लो कि किताब शादी के बाद छपवा देना। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? वो काफ़ी सीनियर थी मुझसे, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा भाई देखें यहाँ पे एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बन जाता है कि जी आपने ये शेर क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, तो पहले ये देखना पड़ता है कि आपका हस्बैंड जो मैंने पूछा ना कि कोई वाकया, तो आपने कहा कि आप किसी का नाम सुनना चाह रही, क्योंकि आप सबको आदत पड़ गई है कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि किसके लिए लिखा था। तो मैंने ये कहा कि अच्छा ये मामला है, फिर तो ये किताब आनी ही चाहिए। क्योंकि देखें ये सब लोग अपनी डायरी में भी लिखते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिख लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, मगर कमिटमेंट फॉर लाइफ अगर आप इसको महसूस करते हैं और ये आपका मसला है, ये आपके लिए कमिटमेंट फॉर लाइफ बन जाता है, तो ये मेरा मूवमेंट, मेरा ख्याल है यही था कि अब किताब आएगी और जिसने मुझे इस तरह से कबूल करना है, और अगर नहीं भी करना दैट इज़ ऑल राइट, क्योंकि वो शादी है, वो आई वॉज टू यंग अबाउट टू थिंक अबाउट दैट, तो वो कोई इतना मुझे नहीं लगा। तो इसलिए फिर मेरी किताब भी आ गई, और उसके बाद ये कि किताबें आती रही, और ये मेरे लिए एक बात तयशुदा थी कि लिखने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और ये वो सिलसिला है जो लिटरली आखिरी सांस तक, कि अगर आप फिजिकली नहीं लिख सकते तो चलो आपने रिकॉर्ड कर लिया, वर्बली रिकॉर्ड कर लिया, इशारों से कर लिया, टाइप कर लिया, ये वो चीज़ है तो एक्चुअली आपकी आखिरी सांस तक चल सकती है। बिल्कुल ऐसे। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। एक यूसुफी का जुमला मुझे याद आ रहा है शायरा के हवाले से, बड़ा मज़े का जुमला है। कहने लगे कि शायरा और कारी में शौहर भर का फासला रहना चाहिए। वाह 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 वाह। तो यूसुफी तो खैर जुमलेबाज थे ही उनके जुमले, तो अब आप इसको मेजरमेंट करके देख लीजिए। मैं वो इंसान डाल के ना विजुअल पर्सन हूँ ना। अच्छा जी, एग्जैक्टली। मैं कुछ अशार पेश कर देता हूँ कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, वाह वाह वाह, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। वाह 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 वाह। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। इस शेर के हवाले से एक छोटी सी आपको मज़े की बात बता दूं। अहमद मुश्ताक जो इस वक्त लिविंग लेजेंड हैं, ह्यूस्टन में होते हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी बरस पहले कहा कि ये इस शेर को मौत ज़िंदा रखेगी। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये क्यों कहा, थोड़ा बुरा भी लगा। लेकिन बाद में ये पता चला, हमारे हमसाया मुल्क से सचिन रिटायर हुए तो उन्होंने ये ट्वीट किया, दिलीप कुमार साहब फौत हुए तो ये हमारे हमसाया मुल्क के स्टेट टेलीविज़न पे शेयर चलता रहा। मियानी साहब पे मैं एक बार सैफुद्दीन उनकी कब्र पे गया, गाजी आलमदीन शहीद की, तो मैंने देखा कि 2-3 कतबों पे ये शेर मुझे नज़र आया। तो बाज़ औक़ात जब कहानी ख़त्म होती है, वो ज़िंदगी की हो, मोहब्बत की हो, करियर की हो, तो ये शेर दोबारा मंजर आम पे आ जाता है। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। और शेर सुनिएगा गुल नखेज़ भाई के, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, तुम्हारा गम भी किसी तिफले शीर खार सा है, तुम्हारा गम भी किसी तिफले शीर खार सा है कि ऊँग जाता हूँ मैं खुद इसे सुलाते हुए। वाह वाह। तिफले शीर खार, बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा। तुम्हारा गम भी किसी तिफले शीर खार सा है कि ऊँग जाता हूँ मैं खुद इसे सुलाते हुए। और खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। वाह वाह। क्या बात है। टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। और आखिरी शेर है कि अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस, अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस,
कहीं से आते हुए या कहीं को जाते हुए। वाह क्या वाह बात है, क्या ब्रिलियंट, बेसाख्ती है, वाह वाह वाह। क्या बात है। सीख रहे हैं आप कुछ नोकी जी? मैं हमेशा सीखता हूँ। मैं वो हमारी बहन अमरीन सलाह मैंने आपने नोटिस नहीं किया, मैंने एम्स को अपने पास रखा है। Okay, मैं कहा जानू यू एंड आई विल स्टे हियर, रहमान फारिस We are a team and you रहमान- नो guys- यू आर नॉट अ टीम, यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम, बट वी आर कीपिंग यू देयर फॉर रहमान प्रोटेक्शन। फारिस तो खामोश भी रहे तो मैं इनको सुनता हूँ। हाय हाय हाय, क्या उनकी अच्छा खामोशी में ही तो वो सब कुछ कह जाते क्या हैं। अच्छा जुमला बात तो ये है, और सबसे ज्यादा खामोशी में वो कह जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ वक्त गुजरा पता नहीं चला, आपको जरूर पता चला होगा, मुझे नहीं चला। अल्टीमेटली तो अल्लाह का मैं तो शुक्र लाख है, पता गया है, यानी कि अच्छा लगा। हल्का हल्का थोड़ा भीना भीना सा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड वही चीज़ है कि दुआ करें कि जो एक काविश मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैम आपको बुलाया, आपकी कोई एक बुक हमने ली और उस पर हमने अपनी डिस्कशन शुरू की, और फिर वो जो कहते हैं ना हाफ एन आवर जस्ट टॉक अबाउट द बुक, टॉक अबाउट सर्टन मोमेंट। अगर इस किस्म का एक सेगमेंट मुझे वंस अ वीक भी करने को मिल जाए ना मॉर्निंग शो में, और मुझे लोग मिल जाए, तो कितना मजा आएगा कि किसी एक किताब को पकड़ा और फिर उसी बंदे की ब्रिलियंट आइडिया। सो मेनी पीपल। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये आइडिया, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि हम इस किस्म का सेगमेंट एटलीस्ट वंस अ वीक शुरू करें, जिसके अंदर हम किसी भी इस तरह, और अगर आप जैसे बड़े बड़े लोग हामी भी भर दें तो कितनी अच्छी बात होगी। कोई कॉलम पे बंदा बात कर लेता है कि भाई आपने कॉलम लिखा, इसके पीछे क्या सेंस थी, व्हाई यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग इफ यू वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ देखना चाहेंगे तो हमें ज़रूर हमारे फेसबुक के पेज पे डीएम करके अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि ऐसा सेगमेंट भी हम अपने शो में ज़रूर शुरू करें। इन प्यारे प्यारे ब्रिलियंट लोगों, वेल मोस्टली प्यारे प्यारे लोगों को दुआ में याद रखिएगा, और जो नहीं भी हैं उनको भी तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।